नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो काफी दिनों बाद आप सभी लोगों से मुलाकात हो रही है और अभी हमारी टीम भी बता रही थी कि जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो भी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर जो प्रोमिस घनश्याम सर ने किया था क्लासेस का, इंडियन पॉलिटी का, राजस्थान पॉलिटी का, वो क्लासेस आने रही है। और देखो, थोड़ा सा अगर मैं अपने बारे में भी बताऊं तो पिछले 5-7 दिन से मेरी भी व्यस्तताएं थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन हाँ, अब मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर 7 दिन में आपको कम से कम 2 क्लासेस तो मिले। वो सभी क्लासेस जिनका मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया है कि ये क्लासेस मैं यहां पर करवाऊंगा, और वो क्लासेस जो आप सभी लोगों ने कमेंट के माध्यम से डिमांड भी की थी कि सर ये क्लासेस में हमें दिक्कत है, ये क्लास आप करवाइए, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं वो तो एकदम निश्चिंत हो जाइए। जो जो क्लासेस आपको नीड होगी, जिन जिन क्लासेस का मैंने प्रॉमिस किया है, वो सभी क्लासेस में यहां पर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। बस हाँ, थोड़ा सा आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाइए। ये मान के चलो कि जो जो चीजें मैं यहां पर करवा रहा हूं ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे अगर आप लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देखा होगा तो 2 क्लासेस जो है वो मैंने करवाई थी। एक तो नए आपराधिक कानून, आप सभी लोग काफी डिमांड कर रहे थे कि सर जो बीएनएस बना है, बीएनएसएस, बीएसए, जो नए कानून आए हैं आपराधिक कानून, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। तो हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से क्या चीज पढ़े, क्या चीज हम छोड़े। भारतीय न्याय संहिता खुद कितनी बड़ी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो भी बहुत बड़ा एक अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी है। तो आप सभी लोगों की डिमांड पर मैंने ये क्लास करवाई भी थी और आप सभी लोगों ने काफी अच्छी तरीके से देखा भी होगा। और जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जाकर के ये क्लास जरूर देखो। आपको 1 से 2 प्रश्न सीधे सीधे इन क्लासों से वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने उसी क्लास में आप लोगों से यह भी कहा था कि इस क्लास से या फिर ये जो कंटेंट है इससे आरपीएससी किस किस तरह के प्रश्न पूछ सकती है। उन प्रश्नों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली सीरीज में यहां पर लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको पूरा यहां पर एक्सप्लेन करूंगा कि जो नए आपराधिक कानून हमारी सरकार ने बनाए हैं या फिर उनमें संशोधन किया है, तो उन कानूनों से आरपीएससी आपसे किस किस तरह के प्रश्न पूछ सकती है। दूसरा एक चैप्टर था आपका राजस्थान पॉलिटी वाले सेक्शन में ऐड हो रखा था महिला एवं बाल अपराध। हालांकि 1-2 लोगों ने कमेंट भी ये किया कि सर ये हमारे सिलेबस में कहां पर है, या फिर ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो आप जब सिलेबस को ठीक से देखोगे तो ये दोनों ही चीजें आपको मिल जाएगी। ये आपके वहां पर सिलेबस में लिखा हुआ है बेसिक नॉलेज ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, यानी जो नए आपराधिक कानून है उनके बारे में बेसिक जानकारी। और ये महिला और बाल अपराध वाला जो सेक्शन था ये एसआई के 2021 के सिलेबस में भी था और 2025 में भी जो नया सिलेबस आया है उसमें भी ये शामिल है। तो ये दोनों क्लासेस मैंने यूट्यूब पर करवा रखी है और इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, सब इंस्पेक्टर 2026 के नाम से, इंडिया और राजस्थान पॉलिटी बाई घनश्याम सर के नाम से। जब आप ये सर्च करोगे तो आपको और भी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी। जैसे महिला बाल अपराध, ये टॉपिक मैंने पूरी थियरी इसकी कंप्लीट करवा दी थी। उसके अलावा लोक नीति, भारत शासन अधिनियम 1919 1935 वाला, विधिक अधिकार करवा रखे हैं, नागरिक अधिकार पत्र करवा रखे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब पर करवा रखी है। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक भी ये क्लासेस नहीं देखी हैं, इस क्लास को देखने के बाद में आप जस्ट जाओ वहां पर और इन क्लासेस को देखो। और इन क्लासेस के पीडीएफ की जो आप लोग डिमांड कर रहे थे, एक तो ये नए आपराधिक कानून वाली और जो महिला बाल अपराध वाली है, वो भी पीडीएफ आप लोगों के साथ में शेयर कर दी गई है। आप थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल को देखते रहिए, या तो आज शाम तक शेयर हो जाएगी या फिर कोशिश करेंगे, या तो हमारी टीम ने शेयर कर दी या फिर मैं भी उनसे बात कर लूंगा इसके संबंध में पूरा। ठीक है, तो ये जो क्लासेस मैंने करवा रखी है सब इंस्पेक्टर के लिए, पॉलिटी से रिलेटेड क्लासेस, ये सारी आप लोग जरूर देख के जाना। उसके अलावा मेरा मन तो ये भी है कि जैसे आरपीएससी ने 2025 में कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, तो ये इन पर भी एक क्लास होनी चाहिए। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये डिमांड भी की थी कि सर अधीनस्थ बोर्ड वाले जो प्रश्न है वो तो लगभग सारे करवा ही रहे हैं, लेकिन आप जो है वो आरपीएससी जो है वो उसने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं 2025 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें, वो भी प्रश्न आप लोग करवाओ। तो हो सकता है कि जल्दी ही आपको एक क्लास ये भी देखने को मिल जाए कि राजस्थान पॉलिटी से संबंधित जो आरपीएससी ने 2025 में कौन कौन से सवाल पूछे हैं, उन सारे सवालों पर हम कंप्लीट आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉमिस मैंने आप लोगों की, मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए कि ये क्लास में जल्दी लेकर के आऊंगा। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन का जो ऐप पर जाएंगे तो वहां पर एसआई का एमसीक्यू बैच भी चल रहा है। और सही अगर आप अभी देखें तो सबसे फायदेमंद आपको लोगों के लिए यही है कि आप लोगों ने टॉपिक पढ़ रखा है, टॉपिक से प्रश्न कैसे आएंगे और उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे कैसे आरपीएससी आपको प्रश्नों में उलझा सकती है, घुमा सकती है, तो वो सारी चीजें आपकी इसी बेस से क्लियर हो जाएगी। तो जो जो फास्ट अगर ज्वाइन करना चाहता है तो ये GS21 कूपन कोड आप लोग याद रखना, इसको आप वहां पर लगाओगे तो आपको इसमें अच्छा खासा एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दूसरी बात की जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, अभी भी बहुत अच्छा उनकी तैयारी भी है, तैयारी भी उन्होंने बहुत शानदार कर रखी है, रिवीजन भी उनका बहुत शानदार है,
उन लोगों के लिए मेरा सजेशन यही है कि आप लोग टेस्ट कम से कम प्रैक्टिस करके ही जाओ वहां पर। अगर आप बिना टेस्ट प्रैक्टिस करे चले गए तो आपने जितनी भी तैयारी की है उस तैयारी का कुछ खास मतलब वहां पर रहेगा नहीं। तो उसके लिए बेहतर है कि या तो आप क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज से जुड़ो या फिर कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छी लगे वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ में जुड़ करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो GS21 टेस्ट सीरीज जो है उसमें जब भी आप परचेज करें तो ये कूपन कोड आप वहां पर इस्तेमाल कर देना, आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज अलग से मिल जाएगी, जीके जीएस वाला जो टेस्ट सीरीज है वो अलग से मिल जाएगी। अगर आप दोनों कॉम्बो लेना चाहे तो वो भी आपको मिल जाएगी। बस मैं इतना आपसे कह रहा हूं कि इन जो प्रश्न है या फिर जो टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न है, टेस्ट तो आपको देकर ही जाना है ताकि आपको ये आइडिया रहे कि पेपर मुश्किल आना है तो मेरी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, अगर पेपर इजी आएगा तो मेरी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, जिन क्वेश्चन पे मैं रिस्क लेकर के आता हूं वो क्वेश्चन कितने मेरे सही हो रहे हैं, दो ऑप्शन को जब मैं एलिमिनेट करता हूं उनमें से कितने ऑप्शन मेरे सही हो रहे हैं। तो जब 10 से 15 टेस्ट अगर आप लोग इस अवधि में दे दोगे तो ये मान के चलो कि आपकी एक्यूरेसी भी बहुत शानदार होगी और आपको इस तरह की चीजों का सामना करना नहीं पड़ेगा कि मुझे प्रश्न तो आ रहा था लेकिन मैंने जल्दबाजी के चक्कर में या फिर मेरी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं थी तो वहां पर गलत हो गया। तो थोड़ा सा ये टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो यहां पर जो 3 कानून बने थे अभी हमारे, हालांकि देखो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसकी पूरी थ्योरी मैंने आपको वहां पर करवा दी थी और इस क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं, वो सारे मैं करवाऊंगा। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो क्लास जरूर जाकर के देखो, क्योंकि इस क्लास में मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां पर समझाने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि इस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आरपीएससी आप लोगों से पूछ सकती है। दूसरी बात की प्रश्न को कैसे घुमाया जा सकता है, जो थियरी हमने पढ़ी उस थियरी से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों से क्लास में यहां पर डिस्कस करूंगा। जिन लोगों ने वो क्लास देख रखी है उनके लिए तो ये मान के चलो कि ये क्लास बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, उनका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही में उनकी क्वेश्चनों की भी यहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न क्या है, यहां पर है कि निम्न में से किस तारीख को 3 नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता जिसे हम बीएनएस कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे हम बीएनएसएस कहते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए का गजट प्रसारण हुआ था। अब देखो ये प्रश्न आपके सामने आ गया। अब इससे संबंधित और कौन कौन से प्रश्न हैं जो आप लोगों से पूछ सकते हैं। अब देखो हमारे क्या था कि आपराधिक कानून पहले कौन कौन से थे, तो एक तो था भारतीय दंड संहिता, और इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं आईपीसी, और ये कब का था, 1860 का। और इस आईपीसी के कानून की जगह दूसरा नया कानून कौन सा आया, तो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 पूर्व में किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा, तो वो कानून कौन सा था, भारतीय दंड संहिता आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड 1860 को। फिर उसके अलावा हमारे एक कानून था भारत दंड प्रक्रिया संहिता, इसे हम सीआरपीसी के नाम से जानते हैं, और ये कब की थी, ये 1973। और इसकी जगह कौन सा कानून आया अब, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उसके अलावा एक हमारे था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 1872 का था, इंडियन एविडेंस एक्ट जिसे हम कहते हैं आईईए। इसके जगह पर कौन सा आया, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए 2023। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले जो थे हमारे 3 आपराधिक कानून थे, एक तो आईपीसी, एक था सीआरपीसी और एक क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट। उनके स्थान पर नए कानून कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये 3 नए कानून बने उसके स्थान पर, पूर्व कानूनों के स्थान पर। अब देखो इसमें क्या था कि थोड़ा सा अगर आप लॉ को पढ़ोगे या फिर पिछली क्लास को भी देखोगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि विधि 2 तरीके की होती है, एक तो होती है मूल विधि, एक होती है प्रक्रियात्मक विधि। जो मूल विधि है वो कौन है इसमें, तो ये जो आईपीसी है यानी जो बीएनएस या फिर आईपीसी कहोगे तो ये है मूल विधि, इसको हम मूल विधि कहते हैं। और उसके अलावा जो सीआरपीसी है जिसमें कोई भी जो दंड दिया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कोर्ट में कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी,
पुलिस कौन सी प्रक्रिया फॉलो करेगी, तो वो सारी प्रक्रिया कहां पर दी हुई होती है, सीआरपीसी में। और अभी इसका नया नाम क्या हो गया, बीएनएसएस, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कौन सा साक्ष्य वैलिड होगा, कौन से साक्ष्य को मान्यता दी जाएगी, तो इसके संबंध में एक्ट बना हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023। तो ये जो आईपीसी है ये तो मूल विधि है, जबकि सीआरपीसी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023, ये क्या है, ये है प्रक्रियात्मक विधि। ये थोड़ा सा मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन जिन्होंने थोड़ी सी क्लास नहीं देख रखी है और एक पूरे बैकग्राउंड के लिए कि आप लोगों को पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, शुरुआत हमारी बहुत शानदार हो, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आईपीसी यानी कि जो नया कानून कौन सा है, बीएनएस, ये किस तरह की विधि है, ये एक मूल विधि है। और जो बीएनएसएस और बीएसए जो नए कानून है, ये किस तरीके की विधि है, प्रक्रियात्मक विधि। अब देखो इसको लेकर क्या हुआ कि अगस्त 2023 के आसपास हमारे जो होम मिनिस्टर साहब थे अमित शाह जी, वो एक बिल लेकर के आए थे संसद में, और ये बिल लेकर के आए थे, लेकिन उसके बाद में वो बिल जो संसदीय समिति थी उसके पास में भेजा गया, उसमें फिर संशोधन हुआ और फाइनली दिसंबर 2023 में जो है वो फिर से ये बिल कहां पर आए, पार्लियामेंट में आए, यानी कि संसद में आए। तो 20 दिसंबर 2023 को जो है लोकसभा ने इसको पारित कर दिया। तो आप लोगों से एग्जामिनर प्रश्न पूछे कि 3 नए जो आपराधिक कानून है उसको लोकसभा ने कब पारित किया, तो 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा ने पारित कर दिया। फिर उसके बाद में 21 दिसंबर को अगर आप देखें तो 2023 को तो राज्यसभा जो थी उसने इसको पारित किया, ये राज्यसभा से भी पारित हो गए। और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति साहब ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और इनका गजट में क्या हो गया, प्रकाशन हो गया, और ये क्या हो गया, अधिनियमित हो गया। यानी इनको अधिनियमित कब किया गया, ये किया गया 25 दिसंबर 2023 को। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे देश में जब भी कानून के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है तो उसके संबंध में एक बिल लाया जाता है, वो बिल दोनों सदनों से पारित होता है, फिर उसके बाद में जैसे ही राष्ट्रपति साहब उस पर हस्ताक्षर करते हैं वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है। तो राष्ट्रपति साहब की मंजूरी कब मिली, 25 दिसंबर 2023 को मिली। इसी दिन इसका गजट में प्रसारण हुआ और इन एक्ट को अधिनियमित कब किया गया, 25 दिसंबर 2023 को। और ये लागू कब हुए, तो अगर आप लोगों से पूछे कि ये लागू कब हुए थे, तो 1 जुलाई 2024 से ये तीनों नए कानून क्या हो गए, लागू हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी बातें यहां पर क्लियर हो गई होगी। पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना इनका जरूरी था कि आखिर ये जो कानून है इसके बारे में आप लोगों को कौन कौन सी शुरुआती बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इनकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसकी जरूरत के पीछे 2-3 कारण है, पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखें तो एक तो ये कानून काफी पुराने थे और अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, तो एक तो औपनिवेशिक जो छवि है वो इनमें नजर आ रही थी। दूसरी बात की उस समय के कानून थे, पुराने कानून थे, लेकिन आजकल की परिस्थिति अगर आप लोग देखोगे तो उसमें अपराध जो है उसकी भी प्रकृति बदल चुकी है, अपराधियों के अपराध करने के तरीके बदल चुके हैं, कहीं इसका शहर नए अपराध आ चुके हैं जैसे साइबर क्राइम है। उसके बाद में अभी आप लोग देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कुछ अपराध होने लगे हैं कि जैसे कोई भी ऐसी महिला है उसका कोई भी फोटो आपने इस्तेमाल किया और डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उसका कोई भी वीडियो बनाया, फोटो जनरेट किया, इस तरह के अपराधों के केसेस काफी आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए यानी वर्तमान के जो कानून है वो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से होने चाहिए और जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारत का संविधान है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही में उसमें जो है वो टेक्नोलॉजी यानी जो बदलती दुनिया है उसमें टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ती जा रही है, तो वो टेक्नोलॉजी का भी उसमें समावेश होना चाहिए। तो ये सारी बातों को देखते हुए जो पुराने जो कानून थे आपराधिक कानून उनको समाप्त किया गया और उनकी जगह पर कौन से नए कानून आए, नए आपराधिक कानून आए, और तीनों का नाम मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब ये कह रहा है कि जो तीनों नए कानून हैं इनको गजट में प्रसारण कब हुआ, तो ये गजट में प्रसारण हुआ था 25 दिसंबर 2023 को। तो चाहे आपसे अलग अलग पूछे कि भारतीय न्याय संहिता को अधिनियमित कब किया गया या फिर इसका गजट में प्रसारण कब हुआ, उसकी डेट भी क्या है 25 दिसंबर 2023। चाहे बीएनएसएस का पूछे वो भी 25 दिसंबर 2023, बीएसए का पूछे तो वो भी 25 दिसंबर 2023। तो हमारा राइट आंसर क्या है, यहां पर ए इज द राइट आंसर। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ये इसका इंट्रोडक्शन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो जैसे दूसरा प्रश्न क्या है, मैंने आप लोगों से बताया था कि एक तो शुरुआती प्रश्न ऐसा होता है कि इसको अधिनियमित कब किया गया, लोकसभा ने कब पारित किया, राज्यसभा ने कब पारित किया, राष्ट्रपति साहब ने इस पर कब हस्ताक्षर किए, या फिर ये लागू कब हुआ, पुराने कानून का नाम क्या था, नए कानून का पूरा नाम क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है इसकी धाराओं को लेकर के, और धाराओं में भी मुख्य रूप से वो धाराएं जो नई जुड़ी है या फिर ऐसी धाराएं जिनमें क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। तो उसी तरह का प्रश्न आपके सामने ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना प्रश्न को।
प्रश्न यह है कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि जो बीएनएस 2023 की किस धारा में भारत में अपराध के लिए, यहां पर लिखा हुआ है भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण को परिभाषित किया है। अब जिन लोगों ने वो क्लास देखी है ये मान के चलो कि उसको इस प्रश्न को सोल्व करने में एक सेकंड नहीं लगेगी। वो पढ़ेंगे कि भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण, और उनको क्लियरली एक ही बार में क्लिक कर जाएगा कि इसकी धारा कौन सी है। तो मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि वो क्लास जाकर के देखो, क्योंकि जिन लोगों ने वो क्लास देख रखी है ये मान के चलो कि जो 50 से 60 के आसपास ये पूरे प्रश्न होने वाले हैं वो इसको चुटकियों में यहां पर सोल्व कर देंगे। तो इसका आंसर क्या है हमारे धारा 48। तो धारा 48 में क्या लिखा हुआ है? धारा 48 में लिखा हुआ है कि भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर जो दुष्प्रेरण हो रहा है उसको दंड देने के संबंध में धारा कौन सी है? तो धारा है 48। और ये धारा किसकी है? तो ये बीएनएस की धारा है, भारतीय न्याय संहिता की। अब आप कहोगे कि सर हमें तो ये समझ में नहीं आया। इसका सिंपल सा मतलब है कि मान लो कोई दो व्यक्ति हैं, यानी ए और बी नाम के व्यक्ति हैं, वो भारत से बाहर किसी अन्य देश में क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। अब ए व्यक्ति क्या करता है कि वो बी व्यक्ति को कहता है कि तुझे कहां जाना है? भारत में जाना है, और भारत में जाकर के क्या करना है? अपराध करना है, चाहे हत्या का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का और लूटपाट से संबंधित मामला हो। तो यानी कि भारत में अपराध करना है, लेकिन इसका दुष्प्रेरण कहां किया जा रहा है? भारत के बाहर किया जा रहा है। यानी किसी अन्य देश में बैठ करके यदि कोई व्यक्ति इस तरह का दुष्प्रेरण कर रहा है कि भारत में अपराध करने के लिए किसी को प्रोत्साहित कर रहा है, तो वो किसके तहत अपराध माना जाएगा? तो उसके संबंध में एक नई धारा ऐड की गई है, धारा 48 के नाम से। तो आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण जैसी जो शब्दावली है इसको परिभाषित किया हुआ है, तो वो धारा कौन सी है? धारा 48। अब देखो इसमें एक धारा है, धारा 2(3). ये बात करती है बालक शब्द की परिभाषा के बारे में कि बालक कौन होगा। जैसे अगर आप किसी भी एक्ट को देखोगे तो उस एक्ट में क्या होता है कि परिभाषाएं होती हैं कि जब भी बालक नाम आएगा तो आप बालक किसको मानोगे? यानी मान लो जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें कहीं पर भी बालक शब्द का जिक्र हुआ तो आप बालक किसको मानोगे? 14 वर्ष से कम को मानोगे, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मानोगे, यानी 10 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मानोगे, 5 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मानोगे। तो इस स्थिति में क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो एक्ट, प्रत्येक एक्ट अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर क्लियर कर दिया होता है कि ये जो शब्द हमने दिया हुआ है इस शब्द का मतलब क्या होगा। तो यहां पर जो बालक शब्द दिया हुआ है इसका मतलब है कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, यानी जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है वो क्या होगा? बालक होगा। तो यहां पर धारा 2(3) में क्या है? बालक शब्द की परिभाषा में। उसके बाद में एक धारा है, धारा 69। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना आप। इसका मतलब है कि प्रवंचनापूर्ण साधनों के माध्यम से, आपको थोड़ा सा शब्द को समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन थोड़ा सा याद रखना कि प्रवंचनापूर्ण साधनों के माध्यम से किसी भी महिला के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित करना। इसका मतलब यह है कि मान लो कोई भी ऐसा व्यक्ति छल कपट के माध्यम से, नौकरी के लालच देकर के, शादी का झांसा देकर के किसी भी महिला के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित करता है, जो ऐसा अपराध जो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, उस अपराध के लिए दंड कहां पर लिखा हुआ है, या फिर उस तरह के अपराध को कहां पर परिभाषित किया हुआ है? तो यह परिभाषित किया हुआ है 69 में। यानी कोई भी ऐसा पुरुष जो किसी महिला को प्रवंचनापूर्ण साधनों के माध्यम से, यानी छल कपट के माध्यम से उसके साथ में शारीरिक संबंध स्थापित करता है, चाहे वो शादी का झांसा देना हो, चाहे नौकरी का झांसा देना हो, चाहे प्रमोशन का लालच हो, इस तरह का जो कोई भी कुकृत्य करता है छल कपट के साधनों के माध्यम से, तो उसके लिए दंड कहां पर है, या उसको परिभाषित कहां पर किया हुआ है? धारा 69 में परिभाषित किया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे और देखेंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी, कि अगर कोई व्यक्ति भारत में अपराध करने के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण कर रहा है तो उसके बारे में भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में उल्लेख किया हुआ है? तो वो धारा कौन सी है? 48। सीधा प्रश्न आप लोगों से आरपीएससी पूछेगी कि भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा है, वो धारा कौन सी है? धारा 48। ठीक है, चलो अब देखो एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक तरफ आपके सामने धाराएं हो और दूसरी तरफ उससे संबंधित क्या हो? प्रावधान हो। और यहां पर पूछ रहा है कि असुमेलित विकल्प कौन सा है इसमें। पहली बात है कि यहां पर एक तरफ दी हुई है धाराएं, और धाराएं किसकी दी हुई है? भारतीय न्याय संहिता की, यानी बीएनएस की। तो एक तरफ तो दी हुई है भारतीय न्याय संहिता की धाराएं, दूसरी तरफ दिए हुए हैं संबंधित प्रावधान। अब देखते हैं, देखिए पहला है कि धारा 103(2) जो है उसमें मॉब लिंचिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या ये आंसर सही है? क्या ये सुमेलित है विकल्प? तो पहला विकल्प क्या है यहां पर? सुमेलित है। धारा 103 का जो 2 है उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? मॉब लिंचिंग के बारे में। मॉब लिंचिंग आप लोग जानते भी होंगे सारे, लगभग न्यूज़पेपर तो आप लोग पढ़ते होंगे, हर जगह पर आप लोगों ने लगातार देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में, या फिर अगर आप लोग न्यूज को फॉलो करते हैं तो वहां पर भी ये शब्द बार बार आता है, मॉब लिंचिंग।
मॉब लिंचिंग का सिंपल सा मतलब है कि 5 या फिर 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई भी समूह या किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर अगर उस पर आकर हमला करता है और इससे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसको क्या मानेंगे, हम मॉब लिंचिंग मानेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, एक समूह होता है, अगर वो समूह मिलकर के उस पर हमला करे, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति के ग्रुप पर हमला करे, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, तो ये क्या होता है, ये होती है मॉब लिंचिंग। दूसरी बात है 95, धारा 95 कहती है कि अपराध कारित करने के लिए बालक को नियोजित करना। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, छठे छठाए लोग होते हैं, वो खुद अपराध में इन्वॉल्व नहीं होते, वो किसको इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आप लोगों ने कई सारी फिल्मों में भी ये सीन देखा होगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है, उसको कहीं पर धमाका करना है तो वो क्या करता है कि किसी बच्चे को कोई भी रिमोट कंट्रोल देता है या फिर कोई भी बॉम्ब उसके लगा देता है और फिर उसके बाद में उसको भेज दिया जाता है कि आप जाकर के वहां पर ये बटन पुश कर देना, यानी कि दबा देना। अब वो व्यक्ति यहां पर अपराध नहीं कर रहा, लेकिन वो अपराध में किसको नियोजित कर रहा है, बालक को नियोजित कर रहा है। जैसे ही अगर किसी व्यक्ति ने अपराध में किसी बालक को नियोजित किया, उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। अगर वो अपराध हो गया, जैसे मान लो किसी ने किसी बच्चे को नियोजित किया कि तुझे जो है इसको मार करके आना है, तो एक बार तो जिसने भेजा है, मारे चाहे न मारे, उसकी सजा यहां पर पक्की हो गई कि उसको कितनी सजा मिलेगी, क्योंकि उसने एक बालक को अपराध में क्या किया है, नियोजित किया है। अगर वो बच्चा उसको मार देता है तो यह माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने उसको प्रेरित किया है, जिस व्यक्ति ने उसको नियोजित किया है, उसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मारा है और उस पर क्या होगी, कार्यवाही होगी। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे, धारा 95 कि अपराध कारित करने के लिए बालक को नियोजित करना। तो यह भी यहां पर भी एकदम सही है। चौथा है धारा 117(4) और आगे लिखा हुआ है हिट एंड रन केस। हिट एंड रन केस का मतलब आप समझते होंगे, जो युवा है वो तो समझते होंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी से किसी को टक्कर हो गई और उसके बाद में आपने उसको हिट किया और आप वहां से क्या हो गए, भाग गए। इसका मतलब सिंपल सा ये है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो हिट एंड रन केस से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन सी धारा में किया हुआ है, धारा 106(2) में है इससे संबंधित प्रावधान। तो धारा 117(4) में हिट एंड रन केस के बारे में प्रावधान नहीं है। धारा 106 का जो 2 है उसमें हिट एंड रन केस के बारे में लिखा हुआ है। तो 117(4) में क्या है, तो इसका मतलब है 117(4) में कि मॉब लिंचिंग यानी मॉब लिंचिंग से घोर उपहति यानी कि गंभीर रूप से क्या होना, नुकसान पहुंचना या फिर हानि होना। एक तो मैंने आपको बताया था, एक धारा कौन सी है, 103 का 2, ये बात करता है मॉब लिंचिंग कि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी व्यक्ति पर हमला करता है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी हत्या कारित करता है, तो ये तो कहां पर है, 103(2) में। लेकिन किसी ने किसी पर हमला किया और उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वो गंभीर रूप से उसको हानि पहुंची, गंभीर रूप से वो घायल हो गया या फिर वो स्थायी रूप से विकलांग हो गया, यानी उसको घोर उपहति यानी कि हानि हुई है मॉब लिंचिंग से, तो इसके संबंध में कहां पर लिखा हुआ है, तो ये बातें लिखी हुई है 117(4) में लिखी हुई है। तो मॉब लिंचिंग 103 के 2 में परिभाषित है, लेकिन मॉब लिंचिंग से घोर उपहति में कितनी सजा या फिर दंड मिलेगा, तो वो कहां पर है, 117(4) में लिखा हुआ है। धारा 48 अभी हमने बात की कि भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण, तो ये यहां पर एकदम सही है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि असुमेलित विकल्प कौन सा है, तो इस हिसाब से हमारा असुमेलित विकल्प कौन सा है, यहां पर सी। आगे समझ में आपको कि हिट एंड रन केस जो है उसके बारे में 117(4) में नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है धारा 106 के 2 में। और ये सारी धाराएं किसकी हैं, तो ऊपर लिखा हुआ है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की धाराएं हैं। ये सारी की सारी धाराएं आप लोगों को याद रखती हैं। अब या तो ऐसा प्रश्न पूछ लेगा या फिर आप लोगों से थोड़ा सा अलग से प्रश्न पूछ लेगा कि जैसे भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में अपराध कार्य करने के लिए बालक को नियोजित करने वाले व्यक्ति के संबंध में सजा या फिर जुर्माने का प्रावधान है, तो वहां पर आपके दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए कि अपराध कारित करने के लिए बालक को नियोजित करना धारा कौन सी है, धारा 95 किसकी है, भारतीय न्याय संहिता की। तो ये सारी बातें इसके बारे में याद रखना। राइट आंसर क्या है हमारा, यहां पर सी इज द राइट आंसर। ये सारी बातें अगर आप लोग देखें तो जो लोग नए इस क्लास को देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि थोड़े से मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने वो पहले की क्लास देख रखी है जिसमें मैंने एक एक चीज को बहुत खोल करके आपको एक्सप्लेन किया था, उन लोगों को तो यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उनके लिए तो ये मान के चलो कि ये प्रश्न चुटकी में वो लोग हल कर देंगे। जैसे आपके सामने ये प्रश्न है, अब देखना बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे।
नए आपराधिक कानून यानी जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उनके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल नहीं है, यानी कौन कौन से उसके प्रमुख उद्देश्य नहीं है। अब देखना ध्यान ध्यान से। पहली बात है कि अपराध और दंड को पुनर्परिभाषित करना। तो पहली बात है, नए कानूनों को लाने के पीछे एक उद्देश्य यह भी था कि अपराधों की प्रकृति बदल रही है, नए नए अपराध यहां पर शामिल हो रहे हैं, साथ ही में अपराधों की जो प्रकृति है वो गंभीर होती जा रही है, लेकिन उसकी तुलना में सजा जो है वो उतनी कठोर नहीं है। तो पहली बात है कि एक तो अपराध और जो दंड है उन दोनों को पुनर्परिभाषित करना था। पहला विकल्प यहां पर एकदम सही है, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा है पीड़ित केंद्रित न्याय सुनिश्चित करना, ये भी यहां पर एकदम सही है। अगर आप नए आपराधिक कानून की प्रकृति देखोगे, देखो जो पुराने कानून थे वह अंग्रेजों ने बनाए थे और पुराने कानूनों का ध्यान किस पर केंद्रित था, वो दंड पर केंद्रित था कि किसी ने अपराध किया, हमें अपराधी को क्या देना है, दंड देना है। ये जो कानून है वो किस पर केंद्रित थे, दंड पर केंद्रित थे। लेकिन वर्तमान में जो नए आपराधिक कानून है वो किस पर केंद्रित है, वो केंद्रित है न्याय पर। तो यहां पर दंड के बजाय न्याय पर केंद्रित है। इसका मतलब सिंपल सा है कि नए कानूनों का उद्देश्य अपराधी को दंड देना नहीं है, जो पीड़ित है उसको क्या दिलाना है, न्याय दिलाना है। तो हमारा जो अभी नए आपराधिक कानून बने हैं ये किस पर केंद्रित है, ये न्याय पर केंद्रित है कि हमें जो पीड़ित व्यक्ति है, जो इससे पीड़ित हुआ है, उसको क्या दिलाना है, जस्टिस दिलाना है। तो यहां पर यह भी सही है, पीड़ित केंद्रित न्याय सुनिश्चित करना, दूसरा भी सही है। तीसरा ये सिविल व आपराधिक कानूनों में सुधार करना। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो भावनाओं में बह जाएंगे यहां पर कि बिल्कुल कानूनों में सुधार करने के लिए तो एक्ट लाया गया है, नए एक्ट इसलिए लाए गए हैं क्योंकि पुराने कानून सफिशिएंट नहीं थे, उनमें सुधार की आवश्यकता थी। लेकिन वो लोग जल्दबाजी में ये भूल जाएंगे कि यहां पर लिखा हुआ है सिविल व आपराधिक कानूनों में सुधार करना। तो ये यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया। इसके गलत होने के पीछे रीजन ये है कि जो नए आपराधिक कानून है, अगर आप में से थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना आप, कि यहां पर शब्द लिखा हुआ है न्यू क्रिमिनल लॉस, यानी नए आपराधिक कानून। यानी जो ये नए आपराधिक कानून है ये सिर्फ आपराधिक कानूनों में सुधार करते हैं, सिविल कानूनों से इनका कोई भी संबंध यहां पर नहीं है। सिविल कानूनों के लिए तो आप लोगों को पता होगा कि एक हमारे एक्ट बना हुआ है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, जिसको सीपीसी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सीपीसी बनी हुई है 1908 की। इसके माध्यम से जो भी सिविल मामले होते हैं उनका डिसीजन इसके माध्यम से होता है। तो आपराधिक जो नए कानून आए, तो नए जो कानून आए थे उन कानूनों के माध्यम से जो आपराधिक कानून थे उनमें संशोधन किया गया, वो नए आपराधिक कानून आए, जबकि सिविल कानूनों को यहां पर टच भी नहीं किया गया। यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की अभी भी चल रही है। न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी का समावेश करना, यह बात यहां पर एकदम सही है। सही होने के पीछे रीजन ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपराधी है वो एडवांस हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो कानून है, हमारी जो पुलिस है वो भी पुराने तरह से काम कर रही है। उनको पता ही नहीं है कि इस तरह के अपराध में किस किस तरीके से एक्शन लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, साइंस के क्षेत्र में कितनी तरक्की हो रही है। अगर आप देखेंगे फोरेंसिक साइंस जो है वो काफी तरक्की कर रही है, तो उसको भी इसमें शामिल करना है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, आजकल अगर आप लोग देखें तो पेपर पे एविडेंस आपको न के बराबर मिलेगा। सारे एविडेंस मिले या तो वीडियो के माध्यम से मिलेगा, या फुटेज के माध्यम से मिलेगा, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर के माध्यम से जनरेटेड है या फिर कंप्यूटर में स्टोर्ड है उसके माध्यम से मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक और जो डिजिटल जो एविडेंस है, जो अभिलेख है, उसको भी इस नए कानून के तहत शामिल किया गया। तो यहां पर अगर आप देखें तो नए प्रणाली में प्रौद्योगिकी का समावेश करना ये यहां पर सही है, जबकि सिविल कानूनों में इसके माध्यम से सुधार नहीं किया गया था। तो ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके अलावा स्टार्टिंग मैंने आपको बताया दिया था औपनिवेशिक जो मानसिकता है उससे लोगों को मुक्त करना है। दंड के स्थान पर न्याय पर ध्यान केंद्रित करने वाले ये कानून है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने वहां पर डिस्कस कर रखी है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, हमारे सी इज द राइट आंसर। अब देखो, जो भी आप लोग यहां पर इसको देख रहे हैं वो सभी से मैं ये भी कहूंगा कि साथ के साथ अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ रखा है तो आप पेन कॉपी भी अपने पास में रखो, कि कॉपी रख ली और उसके बाद में एक क्रम से यहां पर प्रश्नों को लगा लिया कि 1 2 3 4 5 50 से 55 से 60 के आसपास जितने भी प्रश्न हैं वो आपने यहां पर लिख लिए। अब आपके साथ के साथ ये भी देखते चलेंगे कि मेरे कितने सही है इसमें से, और आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ये भी बताओगे कि सर आपने जो पिछली क्लास पढ़ाई थी वो हमने देखी या फिर नहीं देखी, और उसके बाद में देखने के बाद में इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न मेरे सही हो रहे हैं। आपको आइडिया तो लगे ना
कि लगभग जो हमने चीजें पढ़ी हैं उनमें से प्रश्न सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपने यहां से नहीं पढ़ा है, कहीं और से पढ़ा है, मान लो किसी बुक्स के माध्यम से पढ़ा है, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है या फिर नहीं है। तो ये प्रश्न उसी लिए है ताकि आप लोगों का मूल्यांकन भी हो सके कि जो चीजें मैंने पढ़ी है वो सफिशिएंट है या फिर नहीं है। तो यहां पर एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना। भारत, यहां पर लिखा हुआ है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में संगठित अपराध को परिभाषित किया हुआ है। अब देखो ये एक अपराध है संगठित अपराध, इसको कहां पर परिभाषित किया हुआ है? तो धारा 111 में किसके बारे में लिखा हुआ है? संगठित अपराध के बारे में। यहां पर 112 में लिखा हुआ है तुच्छ यानी छोटे जो संगठित अपराध हैं उसके बारे में। और एक धारा मेरी तरफ से आप लोग याद रखना, धारा 113, ये बात करती है आतंकवाद को लेकर के कि आतंकवाद किसको मानेंगे, आतंकवाद कृत्य किसको मानेंगे और इसके लिए सजा क्या होगी। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में आतंकवादी कृत्य जो है उसको किस धारा में परिभाषित किया हुआ है, तो वो धारा कौन सी है? धारा 113। और धारा 69 आपको पता होगा, प्रवंचनापूर्ण साधनों के माध्यम से किसी भी महिला के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित करना। जो प्रवंचनापूर्ण साधन है इसका मतलब है छल कपट के माध्यम से। तो यहां पर अगर आप लोगों से पूछे कि संगठित अपराध कौन सी धारा में परिभाषित है, धारा 111 में परिभाषित है। तुच्छ संगठित अपराध या छोटे संगठित अपराध कहां पर है? 112 में है। और धारा 113 में क्या है? आतंकवाद जो कृत्य है उसको परिभाषित किया हुआ है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सर संगठित अपराध क्या होता है? संगठित अपराध का मतलब है कि कोई भी एक ग्रुप या फिर कोई भी एक सिंडिकेट या फिर कोई भी ऐसा समूह किसी भी तरह के अपराध के लिए जिम्मेदार होता है। यानी आप इसी किसी ऐसे ग्रुप के सदस्य हैं, ऐसे सिंडिकेट के सदस्य हैं जो इस तरह के अपराधों में इन्वॉल्व हैं, और उसके सदस्य होते हुए अगर आप अकेले या फिर समूह के माध्यम से कहीं पर भी कोई अपराध करते हैं तो वो अपराध कैसा होता है? संगठित अपराध होता है। संगठित अपराध में जैसे मान लो आपने वाहनों की चोरी करना स्टार्ट कर दिया, अपहरण जैसा जो मामला है वो, किसी की भूमि को जो है हथियाना, मानव तस्करी से संबंधित जो मामले हैं, ये सारे मामले किसकी कैटेगरी में आते हैं? संगठित अपराध की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में आतंकवादी कृत्य क्या होता है? आतंकवादी कृत्य का मतलब है कि ऐसा कोई भी कृत्य जिसका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और जो संप्रभुता है उसको नुकसान पहुंचाना है, या पहुंचाने के उद्देश्य से आप लोगों ने कोई भी ऐसा कृत्य किया है, कोई भी बॉम्ब बनाया है किसी व्यक्ति ने, और उस बॉम्ब का से एक तो भारत की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाना, दूसरा लोगों में आतंक पैदा करना है, तो ये कृत्य क्या समझा जाएगा? ये आतंकवादी कृत्य समझा जाएगा। और ये कहां पर परिभाषित है? धारा 113 में इसको परिभाषित किया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि संगठित अपराध को कहां पर परिभाषित किया हुआ है, तो धारा 111 में संगठित अपराध को यहां पर परिभाषित किया हुआ है। अब देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा आरपीएससी की पेपर्स वगैरह को देखते होंगे, मुझे नहीं पता आप लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, कुछ दिनों पहले आरपीएससी जो थी उसने ये प्रश्न पूछा था। किससे संबंधित पूछा था? ये भारतीय जो नए कानून बने हैं इनसे संबंधित पूछा था। थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं कि वो प्रश्न करंट से संबंधित था या फिर उस एग्जाम के सिलेबस में था, लेकिन ये प्रश्न आरपीएससी ने ही पूछा है। थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से देखना। यह प्रश्न है कि आत्महत्या के प्रयास के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के तहत इसको परिभाषित किया हुआ है, यानी आत्महत्या का प्रयास। देखो, एक आईपीसी की धारा थी, आईपीसी की धारा आप लोगों ने सुनी भी होगी, धारा 309। धारा 309 क्या है कि ये आत्महत्या का जो प्रयास है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उसको क्या मानती थी? ये अपराध मानती थी। तो नए जो कानून है यानी जो बीएनएस है उसमें इसको क्या कर दिया? इस धारा को समाप्त कर दिया। लेकिन इसी की जैसी एक नई धारा अब ऐड हो गई है, वो है बीएनएस 226। अब ये बीएनएस 226 क्या कहती है? ये इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी लोक सेवक को विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश करना या फिर विधिपूर्ण कार्य करने से उसको रोकना। अगर कोई भी व्यक्ति लोक सेवक को ऐसा करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करता है, आत्महत्या की धमकी देता है, तो वो उसको क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। जैसे आप लोगों ने आसपास भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पब्लिक सर्वेंट है, उससे अपनी अनुचित मांगों को मनवाने के लिए क्या करते हैं? उसको धमकी देते हैं कि अगर आपने ये मांगे नहीं मानी तो मैं अपने आप को यहीं पर क्या कर दूंगा? आग लगा दूंगा। या फिर अगर आप लोगों ने ये डिमांड या फिर ये कार्य अगर आप लोगों ने किया तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा? अपनी जान दे दूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि वो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसको रोक रहे हैं। किसके लिए रोक रहे हैं? कि जो काम कानून के हिसाब से सही है उसको करने से आप रोक रहे हैं, या फिर कानून के हिसाब से वो इलीगल है और आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग लोक सेवक को काम करने के लिए।
और कई बार क्या होता है कि लोक सेवक इस तरह के दबाव में आकर के ये कर देता है, यानी इस तरह का कार्य कर देता है। तो इसी चीज को रोकने के लिए ये धारा यहां पर शामिल की गई है कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या की धमकी देकर के, आत्महत्या के बारे में कह करके किसी भी लोक सेवक से अनुचित कार्य नहीं करवा सके। ठीक है ना। तो ये धारा कौन सी है? धारा 226। इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें दंड के संबंध में भी क्या प्रावधान किया हुआ है। बस आप लोगों से यह पूछे कि किसी भी लोक सेवक को विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर करना या फिर विधिपूर्ण कार्य करने से उसको रोकने के लिए आत्महत्या की धमकी देना या फिर आत्महत्या की कोशिश करना, यह किस धारा के तहत अपराध है? तो धारा 226 के तहत अपराध है। और धारा किसकी है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 226 के तहत ये क्या है? अपराध है। ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आप लोगों से कहा था हिट एंड रन के केस के बारे में। मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया था कि जो 117(4) है उसमें तो लिखा हुआ है कि मॉब लिंचिंग से अगर किसी को गंभीर रूप से हानि होती है, घोर उपहति होती है, तो उसके बारे में लिखा हुआ था 117(4) में। जबकि हिट एंड रन केस के बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 का सब क्लोज 2 जो है वो किसके बारे में बात करता है? हिट एंड रन केस के बारे में बात करता है। और यह प्रश्न भी यह पूछ रहा है कि धारा 106(2) के तहत जो हिट एंड रन केस है उसमें सजा या फिर जुर्माने का क्या है? प्रावधान है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है वो गाड़ी चला रहा है, अब उसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं है। आप भी कभी कभार देखते होंगे, आप वाहन चलाते हैं, कार चलाएं चाहे आप मोटरसाइकिल चलाएं, कभी कभार क्या होता है कि जो व्यक्ति चला रहा है उसका उद्देश्य नहीं है किसी को मारने का, यानी वो किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन वो जोश में गाड़ी चला रहा है, उतावलेपन से गाड़ी चला रहा है, उपेक्षापूर्ण गाड़ी चला रहा है, चाहे वो शराब पी करके गाड़ी चला रहा है, तो वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा है। और उस गाड़ी चलाने के दौरान यदि किसी व्यक्ति को वो टक्कर मारता है, चलो टक्कर लगी, लेकिन वो इसके संबंध में न तो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, न ही एम्बुलेंस को बुलाता है, न ही मजिस्ट्रेट को इसके बारे में सूचित करता है, और वो वहां से क्या हो जाता है? भाग जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण उतावलेपन से गाड़ी चला रहा है और किसी व्यक्ति को अगर वो टक्कर मारता है और इससे उसकी मृत्यु हो जाती है और वो इसके संबंध में वहां पर सूचना न देकर के वो वहां से भाग जाता है, तो ऐसा केस क्या होता है? हिट एंड रन केस होता है। इसमें आपका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से किसी की जान गई है, तो इस मामले में आपको सजा मिलेगी। और सजा कितनी मिलेगी? तो 10 वर्ष तक का कारावास और क्या है? जुर्माने से आपको यहां पर दंडित किया जाएगा। देख लो, जो भी लोग बहुत जोश में आकर के गाड़ी चलाते हैं कि मैं तो गाड़ी को ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे घुमा दूंगा, हालांकि आपका मकसद नहीं है किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से किसी की जान जा सकती है। और अगर आपने उतावलेपन से गाड़ी चलाई, अगर आपने उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाई, अगर आपने किसी को टक्कर मारी और उसके बाद में न तो आपने उसको पुलिस में अस्पताल में एडमिट करवाया, नहीं पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया, नहीं आपने मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया और आप वहां से भाग गए, तो ऐसे मामले में आपको सजा कितनी मिलेगी? तो बीएनएस की धारा 106 की सब क्लॉज 2 के तहत आपको 10 साल तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये धारा आप अपने जीवन में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा हमारे? ए। अब देखो यहां पर प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को प्रभावित करने वाले कृत्यों को परिभाषित किया हुआ है? अब देखो, इसको थोड़ा सा आप रिलेट करके पढ़ोगे तो एक धारा थी आईपीसी में 124 से, आप लोगों ने काफी नाम भी सुना होगा, ये सबसे विवादास्पद धारा थी और अंग्रेजों ने यह धारा बनाई थी। और इस धारा में क्या था? तो इसमें राजद्रोह के बारे में लिखा हुआ था कि राजद्रोह किसको माना जाएगा, और इसके तहत कई सारे जो कानून जो है केसेस दर्ज किए गए। राजद्रोह की जो धारा थी ये अंग्रेजों ने उस जमाने में बनाई थी, लेकिन हम लंबे समय से इसको शामिल करते आ रहे थे और कई सारे केसेस जो है वो इसमें दर्ज भी हुए राजद्रोह के मामले में। इसमें क्या था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी भी सरकार की आलोचना करना भी राजद्रोह की कैटेगरी में आता था। पहले क्या था कि आपको पता होगा कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजी सरकार की कोई भी व्यक्ति अगर आलोचना करता था, किसी भी तरह की बुराई करता था, तो उस मामले में सरकार क्या करती थी? ब्रिटिश सरकार वो इस धारा का सहारा लेकर के उसको जेल में डाल देती थी। लेकिन वो तो औपनिवेशिक काल था, अभी तो हम एक आजाद भारत में है, इंडिपेंडेंट नेशन में है, तो अब ये धारा नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया था कि जो है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की आलोचना करना राजद्रोह में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोई हिंसा में शामिल होता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति बिना हिंसा के किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की आलोचना कर रहा है तो उस आलोचना को हम राजद्रोह नहीं मानेंगे। ये बात स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। फिर 2022 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया और इसमें क्या लगा दी? रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को समाप्त नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस धारा के तहत यह कह दिया कि नए कोई भी जो वाद है यानी केसेस है वो इस धारा के तहत दायर नहीं किए जाएंगे जब तक कि सरकार इसकी समीक्षा नहीं कर लेती। यानी सरकार इस धारा की समीक्षा करेगी कि इसको रखना चाहिए या रखना नहीं चाहिए, तब तक के लिए जो है वो इस पर पूरी तरीके से क्या रहेगा, बैन रहेगा। नए कोई भी जो कानून जो वाद है वो इस पर दायर नहीं किए जाएंगे। 2022 में रोक लगा दी। और उसके बाद में अगर आप बीएनएस में देखोगे नई धारा में, तो बीएनएस की नई धारा में इसको तो क्या कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और इसकी जगह एक नई धारा जोड़ दी, धारा 152। और धारा 152 क्या कहती है कि यह कहती है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई कृत्य करता है, चाहे कोई बोल के कर रहा हो, चाहे किसी सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट की हो, किसी विज्ञापन दिया हो, या फिर किसी भी तरह का बोल करके, लिख करके, प्रदर्शन के माध्यम से अगर उसके कृत्य से भारत की एकता, अखंडता और जो संप्रभुता है उसको नुकसान पहुंचता है, तो उसको इस धारा के तहत क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। और ये धारा कौन सी है, धारा 152। पहले कौन सी धारा थी, तो पहले धारा थी 124 राजद्रोह की, जिसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर इसी की तरह की एक नई धारा शामिल कर ली गई बीएनएस 152 में। और उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता को प्रभावित करने वाला कोई भी कुकृत्य करेगा इस तरह का, तो उसको इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इसको आप लोग स्टार लगा लो। इसमें राइट आंसर क्या है, हमारे धारा 152 इज द राइट आंसर। अब आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में स्नेचिंग से संबंधित धारा कौन सी है। स्नेचिंग कहो चाहे आप झपटमारी कहो, इससे संबंधित धारा कौन सी है, तो इससे संबंधित धारा है धारा 304। तो यहां पर देखो थोड़ा सा इसके बारे में समझना कि यहां पर 304 जो है इसमें लिखा हुआ है स्नेचिंग के बारे में। स्नेचिंग का मतलब है कि झपटमारी। झपटमारी का मतलब है कि आप किसी भी महिला, किसी भी पुरुष से उसकी कोई भी ऐसी जंगम संपत्ति है जिसको आप क्या कर रहे हो, बलपूर्वक उससे क्या कर रहे हो, छीन रहे हो। यानी एक तरीके से ये मान के चलो कि कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई महिला जा रही है, उसने सोने की कोई भी चेन वगैरह पहनी हुई है, दो लोग कोई भी मान लो XYZ वो आते हैं और अचानक से उसको झपट्टा मार करके उसकी चेन को छीन करके ले जाते हैं, तो इसको क्या मानेंगे हम, स्नेचिंग मानेंगे। यानी बलपूर्वक, यानी बल के माध्यम से आपने झपट्टा मार करके उसकी जंगम संपत्ति को क्या कर लिया, चोरी कर लिया। तो ये इसके किसके तहत अपराध माना जाएगा, तो धारा 304 जो है उसमें स्नेचिंग को क्या किया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है कि इसके संबंध में क्या होगा। अब ये जो स्नेचिंग है इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि अगर कोई स्नेचिंग के तहत अपराध करता है तो उसको 3 वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखो आप लोगों को ये सजा भी पूछा जा सकती है, ये सजा भी थोड़ा सा याद रखना। तो धारा 304 के तहत जो स्नेचिंग है इस तरह के जो मामले हैं उसमें सजा कितनी है, तो सजा है इसमें 3 वर्ष और साथ में आपको क्या देना पड़ेगा, वहां पर जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर क्या है हमारा, यहां पर ए इज द राइट आंसर। सिंपल सा आपसे आरपीएससी प्रश्न पूछेगी भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 का संबंध किससे है, स्नेचिंग से है, या फिर स्नेचिंग का संबंध कौन सी धारा से है, धारा 304 से। अब देखो यहां पर भारतीय न्याय संहिता 2023 में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में प्रावधानित किया गया है। किन मामलों में सामुदायिक सेवा को दंड के तौर पर दिया जा सकता है। देखो जो नए आपराधिक कानून है इसमें दंड का एक नया स्वरूप शामिल किया गया। वो नए आपराधिक कानून में दंड का नया स्वरूप कौन सा है, तो वो है सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। यानी न तो उसको जेल भेजा जाएगा, न ही उसको क्या किया जाएगा, उसको उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक नया दंड का स्वरूप आ गया, वो है सामुदायिक सेवा। यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून के विरुद्ध यानी विधि के विरुद्ध कोई भी कृत्य करता है, वो कृत्य यदि गंभीर प्रकृति का नहीं है, तो 6 ऐसे मामले हैं जिन मामलों में आपको सामुदायिक सेवा से भी दंडित किया जा सकता है। यानी आपको कहीं से सफाई भी करवाई जा सकती है, कोई भी पब्लिक वेलफेयर में कोई भी ऐसा कार्य है जो सामुदायिक सेवा की श्रेणी में आता है, वो आपसे करवाया जा सकता है। जैसे मान लो किसी ने भी कोई अपराध किया, उस अपराध में उसको क्या कर दिया, सजा दी किसकी, सामुदायिक सेवा की। और सामुदायिक सेवा की सजा के तौर पर क्या किया गया कि उसको नगर परिषद का जो ये क्षेत्र है इसमें क्या करना पड़ेगा, साफ सफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह के दंड का जो नया स्वरूप है वो कौन सा है, सामुदायिक सेवा। अब 6 मामले ऐसे हैं जिनमें इसको दिया गया था। अब देखो जैसे पहला है कि लोक सेवक जो विधि विरुद्ध व्यापार में लगा हो, धारा 202।
तो कोई भी लोक सेवक यदि विधि विरुद्ध व्यापार में लगा होता है तो उस मामले में भी उसको सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। धारा कौन सी है? 202, ये भी याद रखना। विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या विरत रहने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न, यानी किसको? लोक सेवक को। मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी पब्लिक सर्वेंट से अपनी अनुचित मांगों को मनवाने के लिए क्या करते हैं कि आत्महत्या की धमकी देते हैं कि अब अगर आपने ये काम नहीं किया या फिर अगर आपने ये काम किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा, यानी आत्महत्या की उनको धमकी देता है। और कई बार लोक सेवक दबाव में आकर के वो कार्य कर देते हैं, हालांकि वो लोक की दृष्टि से क्या है? इलीगल है। तो लोक सेवक को अगर कोई ऐसा करता है तो उसको एक सामुदायिक सेवा से भी दंडित किया जा सकता है, यह भी एक दंड का प्रकार है। तीसरा है कि 5,000 से कम मूल्य की चोरी के मामले में, देखो इससे संबंधित धारा है 303। 303 का जो 2 है, यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और उसका मूल्य यदि 5,000 रुपए से कम है तो इस मामले में क्या होता है कि उसको सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? डी, यानी उपयुक्त सभी। अब देखो उसके बाद में क्या है कि मान लो उद्घोषणा से हाजिर होना, यानी मान लो न्यायालय ने इस तरह की कोई भी उद्घोषणा की और उद्घोषणा के जवाब से गैर हाजिर होना, यानी आप वहां पर उपस्थित नहीं हुए। आप वहां पर उपस्थित नहीं हुए। ये एक हो गया मान लो, ठीक है। 3 तो ये हो गए और चौथा क्या हो गया? ये हो गया। उसके अलावा मान लो आप सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में है, यानी अव्यवस्थित आचरण आप कर रहे हैं नशे की हालत में आप, तो इससे संबंधित धारा कौन सी है? 355, ये भी याद रखना। और एक मानहानि का जो मामला है, इस मामले में भी सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। धारा कौन सी है? 356। तो 6 ऐसे छोटे छोटे अपराध है जिन मामलों में सामुदायिक सेवा को भी दंड के रूप में दिया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो आप किसी लोक सेवक को विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश कर रहे हो या फिर विधिपूर्ण कार्य करने से उसको रोक रहे हो, धारा 226 के तहत उस मामले में भी आपको सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। एक ये कि उद्घोषणा के जवाब में आप गैर हाजिर हो रहे हो, वहां पर उपस्थित नहीं हो रहे, उस मामले में दंडित किया जा सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने चोरी की है लेकिन जो चोरी की रकम है यानी जो मूल्य है वो 5,000 रुपए से कम है, तो इस मामले में उसको सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। अगर आप सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में यानी अव्यवस्थित आचरण कर रहे हो तो इस मामले में भी आपको सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। और मानहानि से संबंधित मामले में भी आपको सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका 2 स्टार आप लोग यहां पर लगा लो, ये एग्जाम में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। राइट आंसर क्या है हमारा? डी इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न क्या है? देखो अब ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी, अगर आप थोड़ा सा महिला बाल अपराध में मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो अपराध है उनसे संबंधित है, आईपीसी की धाराओं में भी है, अभी चेंज करके बीएनएस की धाराओं में वो शामिल हो गई। और मैंने आप लोगों से कहा था कि या तो मैं एमसीक्यू में उसको पढ़ाऊंगा या फिर जब थियरी करवाऊंगा नए कानूनों की तब करवाऊंगा। तो थियरी में भी हमने इन धाराओं के बारे में बहुत अच्छे से वहां पर बात की थी, और यहां पर भी आप लोग देख लो कि वो जो थियरी हमने पढ़ी थी उससे संबंधित कैसे प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता है। जैसे आपके सामने एक प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 डी ए, एक तो कौन सी है? 376 डी ए, और एक कौन सी है? 376 डी बी। और 376 डी ए का संबंध किससे है? 16 वर्ष से कम आयु की महिला और 12 वर्ष से कम आयु की महिला, ये दोनों से संबंधित है। ये कह रहा है कि जो भारतीय दंड संहिता है उसकी 2 धाराएं थी, एक तो 376 डी ए और एक 376 डी बी। 376 डी ए ये कहती है कि 16 वर्ष से कम उम्र की जो महिला है उसके साथ में अगर गैंगरेप होता है तो उस मामले में सजा। और 376 डी बी ये कहती है कि अगर 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ में गैंगरेप होता है तो उसमें सजा क्या मिलेगी। थोड़ा सा मैं इसमें माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों को महिला शब्द का यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि 12 साल से कम उम्र की जो है बिल्कुल बच्ची होती है, एकदम छोटी सी। तो लेकिन इस एक्ट की भाषा ये लिखी हुई है कि 12 वर्ष से कम आयु की महिला के बारे में, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग याद रखना। लेकिन अब क्या हुआ कि नए जो कानून है बीएनएस, उसमें इन दोनों जो आयु का जो क्राइटेरिया है इसको यहां पर समाप्त कर दिया और एक नई धारा जोड़ी इसमें 70(2) के नाम से। और इस धारा में फिक्स कर दिया कि 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ में यदि गैंगरेप होता है तो उसके लिए सजा क्या होगी? मृत्यु दंड, यानी मृत्यु दंड से उसको दंडित किया जाएगा। तो 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ में गैंगरेप
किसकी कैटेगरी में आता है, उसको सजा क्या मिलेगी, मृत्युदंड की सजा से उसको दंडित किया जाएगा। धारा कौन सी है, धारा 70(2), और ये धारा किसकी है, ये बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा है। यानी सिंपल सा आप ये समझो कि जो दो धाराएं थी आरपीसी में, आईपीसी में 376 ए और 376 बी, उन दोनों को मर्ज करके उस कैटेगरी को तो समाप्त कर दिया। नई यहां पर लिख दिया कि 18 साल से कम आयु की किसी भी लड़की के साथ में अगर गैंगरेप होता है तो इस मामले में सजा क्या मिलेगी, तो सजा मिलेगी मृत्युदंड। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में इसके बारे में लिखा हुआ है, तो वो धारा कौन सी है, 70(2). अब देखो थोड़ा सा ये सुमेलित कीजिए वाला आ गया। अब देखो इसमें क्या है कि एक तरफ है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी और दूसरी तरफ है बीएनएस। यानी आईपीसी की कुछ धाराएं जिनको बीएनएस में उनका नाम क्रम परिवर्तन हो गया, वो धाराएं कौन कौन सी, इसको हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहां पर लिखा हुआ है दहेज मृत्यु के लिए सजा, तो भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में लिखा हुआ है दहेज मृत्यु के बारे में सजा, तो वो लिखा हुआ है धारा 80 में, यानी पहले में एक आएगा, ये यहां पर पहला सुमेलित है। दहेज मृत्यु के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो दहेज मृत्यु अगर आप आईपीसी में देखोगे तो आईपीसी की धारा 304 बी में पहले इसके बारे में लिखा हुआ था, लेकिन जो नए आपराधिक कानून आए हैं भी भारतीय न्याय संहिता, उसकी कौन सी धारा में लिखा हुआ है, धारा 80 में। दहेज मृत्यु का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी महिला है, अगर उसका विवाह हुआ है और विवाह की अवधि के 7 वर्ष के भीतर भीतर यदि असामान्य परिस्थितियों में उस महिला का निधन हो जाता है, उस महिला की मृत्यु हो जाती है, और अगर यह सामने आता है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था या प्रताड़ित किया गया था, तो इस मामले में जो उसमें पति है या फिर उसके जो भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जिन्होंने उसको प्रताड़ित किया है, उनको 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा मिलेगी। आप समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब सिंपल सा है कि कोई भी महिला यदि शादी के 7 वर्ष के भीतर भीतर यदि असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाती है और यह सामने आता है कि उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो उसको दहेज मृत्यु माना जाएगा और बीएनएस की धारा 80 के तहत 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा से उसको दंडित किया जा सकता है। तो पहले में क्या आएगा, एक आएगा। इसका मतलब ये यहां पर समाप्त हो गए 2 विकल्प। दूसरा है कि पति के द्वारा क्रूरता का शिकार महिलाएं, 498 है, यानी पति पत्नी के साथ में क्या कर रहा है, क्रूरता कर रहा है, तो इसको कहां पर परिभाषित कर दिया। अब बीएनएस की नई धारा कौन सी है, 85। तो पति के द्वारा क्रूरता का शिकार महिलाओं के संबंध में बीएनएस की धारा में कौन सा लिखा हुआ है, 85 पे, तो बी में क्या आएगा, 2 आएगा। ये भी यहां पर समाप्त हो गया। राइट आंसर क्या है हमारा यहां पर, बी। हत्या की सजा पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इस पर दबा 302 लगेगी, ये तो 302 में अंदर जाएगा। इसका मतलब है हत्या की सजा, अभी वो धारा चेंज होकर के क्या हो गई, 103 हो गई। और उसी तरीके से बलात्कार की जो सजा है 376, आप लोगों ने एक फिल्म भी देखी होगी, सेक्शन 376 के नाम से एक फिल्म भी आई थी। उस फिल्म का मेन जो था वो बलात्कार से संबंधित ही था। तो अब बीएनएस की नई धारा कौन सी हो गई, इसके संबंध में 64 हो गई। तो इसका मतलब है कि चारों 1 2 3 4 ये चारों क्या है, यहां पर सुमेलित है। तो दहेज मृत्यु बीएनएस की कौन सी धारा में है, 80 में है। पति द्वारा क्रूरता महिला के साथ धारा 85 में। हत्या की सजा बीएनएस की धारा 103 में। और बलात्कार के संबंध में धारा बीएनएस की कौन सी है, 64। यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा, 20 द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और देखो इस तरह की जो भी क्लासेस होती हैं, ये जो एक्ट होते हैं, इनकी भाषा भी थोड़ी सी मुश्किल होती है और इस तरह का जो कंटेंट है उसको तैयार करने में भी काफी मेहनत होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आसानी से आपको मिलता नहीं है ये कंटेंट। तो अगर आप इस तरह की और भी क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए काफी ये भी जरूरी हो जाता है कि आप थोड़ा सा हौसला अफजाई भी करें। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि सर ये क्लास हमें अच्छी लगी। क्लास के बारे में आपके क्या विचार है उसके संबंध में आप लोग कमेंट करके बताएं। जब भी आप लोग इस तरह के कमेंट करते हैं तो जो यूट्यूब पर टीचर आता है तो उसको काफी मोटिवेशन मिलता है, चाहे टीचर क्वालिटी एजुकेशन से हो, चाहे किसी अन्य जगह से हो। टीचर के लिए ये कमेंट ये मान के चलो फ्यूल की तरह कार्य करते हैं। जैसे गाड़ी को एक अच्छे से चलाने के लिए जरूरी है फ्यूल होना चाहिए, उसी तरीके से यूट्यूब पर लगातार क्लासेस तभी आती रहती है जब बच्चों का लगातार उसके संबंध में प्यार मिलता रहता है, ठीक है ना। तो जिसको जो क्लासेस को देख रहे हैं तो वो क्लास को लाइक करके भी जाएंगे, साथ ही में कमेंट करके भी जाएंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, और ये भी बता के जाएंगे कि आपके इस क्लास से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और किस किसने वो दोनों क्लासेस अभी देख ली हैं जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी। अब यहां है कि मानहानि की परिभाषा तथा सजा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में समाहित किया गया है। मानहानि के बारे में यह बात कर रहा है। देखो डेफिमेशन के संबंध में अगर आप देखें तो आईपीसी की एक धारा थी 499, उस धारा में मानहानि के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आया है
इसकी धारा जो 356 है उसमें मानहानि के बारे में लिखा हुआ है। और इसमें अगर मानहानि के संबंध में, सजा के संबंध में अगर आप लोग देखें तो सामुदायिक सेवा से भी आपको दंडित किया जा सकता है। यानी मानहानि से संबंधित जो भी मामले हैं उसमें सामुदायिक सेवा को भी दंड के रूप में आपको दिया जा सकता है। 356 में जैसे एक तो सजा है कि 2 साल तक आपको सजा दे दी जाएगी, या फिर आप पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, या फिर आपको दोनों दे दिए जाएंगे, या फिर आपको सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। या तो 2 साल तक का कारावास, या फिर जुर्माना, या फिर कारावास और जुर्माना दोनों, या फिर सामुदायिक सेवा से आपको दंडित किया जाएगा। तो मानहानि से संबंधित ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर क्या है हमारे यहां पर 356। अब देखो ये थोड़ा सा थ्योरी से संबंधित है और इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब देखना इसको ध्यान से कि भारतीय न्याय संहिता 2023 से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करें। यानी ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें मिस्टेक है। पहला है कि आईपीसी में धाराओं की संख्या 511 थी, से घटा करके बीएनएस में 358 कर दी गई। ये बात यहां पर सही है। देखो आईपीसी जो थी उसकी धाराओं में कमी हुई, बी जो पहले सीआरपीसी थी उसकी जगह कौन सा आया, बीएनएसएस आया, उसकी धाराओं में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो आईपीसी से बीएनएस में धाराओं में कमी हुई और सीआरपीसी से बीएनएसएस में धाराओं में वृद्धि हुई। तो 511 से घटा करके कितनी हो गई, 358। पहला यहां पर एकदम सही है। 6 छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया, सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में प्रावधान किया गया। यह बात भी यहां पर एकदम सही है। मैंने अपने आप लोगों को बताया था विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश करना किसी लोक सेवक को, या फिर जो नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर 5000 से कम मूल्य की चोरी, उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिर होना, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो 6 छोटे ऐसे अपराध हैं जिनके लिए सामुदायिक सेवा को भी दंड के रूप में दिया जा सकता है। कहीं अपराधों में सजा की अवधि व जुर्माने में कमी की गई, ये बात यहां पर गलत है। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बताया था कि अपराध बहुत गंभीर प्रकृति के होने लग गए हैं और उस हिसाब से हमारे जो कानून है उनकी सजा को कठोर करना काफी जरूरी था, जुर्माना बढ़ाना बहुत जरूरी था। तो इन कानूनों में जुर्माने में कमी नहीं की गई, कहीं सारी धाराओं में जुर्माने की जो सजा की अवधि और जो जुर्माना है उसमें क्या की गई, वृद्धि की गई। यानी पहले की तुलना में नए जो आपराधिक कानून है वो क्या है, सख्त है और कठोर है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को एक अध्याय में समेत किया गया और वो अध्याय कौन सा है, अध्याय 5। तो महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उनके लिए एक अलग से अध्याय इसमें जोड़ दिया गया, अध्याय 5। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो पहला भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन सी में क्या है, गलत है। यहां पर राइट आंसर क्या होगा हमारे, सी। अब देखो भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 111 के तहत संगठित अपराध जो है उसकी श्रेणी में शामिल है। संगठित अपराध किसको मानेंगे, ये जो 5-6 हमारे पास सामने सिचुएशन दे रखी है इनमें कौन कौन से संगठित अपराध है। तो पहले तो आप याद रखना कि 111 में क्या है, संगठित अपराध है। संगठित अपराध को कहां पर परिभाषित किया हुआ है, 111। फिर उसके बाद में अगर आप लोगों से पूछे 112 में क्या है, तो तुच्छ संगठित अपराध, जो छोटे संगठित अपराध हैं उनके बारे में। के बाद में 113 में क्या है, तो आतंकवादी जो करते हैं उनको परिभाषित किया हुआ है। ये तीनों धाराएं आप लोग याद रखेंगे, एक तो 111 और एक कौन सी है, 112 और उसके बाद में है 113। अब देखो इसमें क्या है कि संगठित अपराध में एक तो अपहरण वाला आ गया, और अपहरण अगर नहीं भी आए तो उसके बाद में आपके सामने है भूमि हत्याना, ये भी किसकी कैटेगरी में आता है, संगठित अपराध की कैटेगरी में आता है। तो एक तो अपहरण, ये भी एक संगठित अपराध है। एक ग्रुप, पूरा ग्रुप बना करके बच्चों को किडनैप करते हैं, बहुत सारे लोगों का अपहरण करते हैं, ये भी क्या है, संगठित अपराध है। किसी की भूमि हत्याना, यानी संगठन बना करके समूह के माध्यम से आप किसी की भूमि को हड़प रहे हो, यह भी तरह का संगठित अपराध है। बलात्कार संगठित अपराध नहीं है, यह बलात्कार संगठित अपराध यहां पर नहीं है। और साइबर अपराध ये संगठित अपराध है। कॉन्ट्रैक्ट पर किसी की हत्या करना यह संगठित अपराध है। और वेश्यावृत्ति को एज ए प्रोफेशन अगर कोई कर रहा है वो भी क्या है, संगठित अपराध है। तो ये पूछ रहा है कि संगठित अपराध की श्रेणी जिसको धारा 111 में परिभाषित किया हुआ है उसमें कौन शामिल नहीं है, तो बलात्कार इसमें शामिल नहीं है, यानी आंसर क्या होगा हमारे, केवल बी। अब देखो संगठित अपराध में क्या है कि 2 स्थितियां हैं, या तो इस अपराध के स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या फिर मृत्यु नहीं हो गई और कोई क्या है, अन्य स्थिति है। अगर किसी व्यक्ति की मान लो संगठित अपराध हो रहा है और इसके तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसको सबसे पहले तो क्या मिलेगा, मृत्युदंड दिया जा सकता है। साथ ही में मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास के साथ साथ कम से कम कितना जुर्माना देना पड़ेगा, 10 लाख रुपए जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति की इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई तो उसको या तो मृत्युदंड मिलेगा, और मृत्युदंड अगर नहीं मिला
तो उसको आजीवन कारावास के साथ साथ कम से कम उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये यहां पर लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कि सर मान लो मृत्यु नहीं, कोई अन्य स्थिति है, अन्य स्थिति में क्या प्रावधान है? तो अन्य स्थिति के संबंध में अगर आप लोग देखें तो इसमें 5 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। ये 5 साल से लेकर के आजीवन कारावास कितनी भी आपको सजा दी जा सकती है। साथ ही में आपको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, और वो जुर्माना क्या होगा? कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना तो होना ही चाहिए, यानी 5 लाख से कम जुर्माना नहीं होना चाहिए, 5 लाख से अधिक हो सकता है। तो अगर मृत्यु हो गई संगठित अपराध के परिणाम स्वरूप, तो मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना। अन्य स्थिति है तो 5 साल से लेकर के आजीवन कारावास और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना यहां पर लगाया जाएगा। छोटे संगठित अपराध क्या होते हैं? छोटे संगठित अपराध का मतलब है कि कोई टोली आपने बना ली, कोई समूह आपने बना लिया, और उस टोली के सदस्य के रूप में अकेले या फिर ग्रुप के माध्यम से अगर आप कोई अपराध करते हो जो छोटे संगठित अपराधों की श्रेणी में आता है, तो वो क्या है? छोटे संगठित अपराध। तो संगठित अपराध में कौन कौन शामिल है? एक तो अपहरण है, उसके बाद में भूमि हत्याना, साइबर अपराध आ गया, संविदा पर हत्या करना, वेश्यावृत्ति जो है वो उसमें शामिल होती है। आपने एक शब्द सुना होगा व्यपहरण, वो उसमें शामिल होता है। तो ये सारी चीजें किसकी कैटेगरी में आती हैं? संगठित अपराध की कैटेगरी में आती हैं। उसके अलावा डकैती आप लोग देखना, डकैती तो आप लोगों ने सुनी होगी ना कि कोई संगठित अपराध के माध्यम से डकैती हो गई, यान चोरी, ये सारी किसमें है? संगठित अपराध में। राइट आंसर क्या है हमारा? बी, बलात्कार संगठित अपराध की श्रेणी में परिभाषित नहीं है। अब देखो भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत यदि संगठित अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दंड या सजा का प्रावधान क्या है? पहली बात है मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास। तो पहला सही है, लेकिन ये पार्शियली सही है, यहां पर इसको गलत करेंगे क्योंकि केवल आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा, साथ ही में उस पर जुर्माना भी तो लगाया जाएगा ना, कम से कम 10 लाख रुपए। तो पहला तो यहां पर गलत हो गया। 20 साल का कारावास और जुर्माना ये यहां पर नहीं है, 10 वर्ष की कारावास जुर्माना ये यहां पर नहीं है। या तो मृत्युदंड, मृत्युदंड नहीं तो आजीवन कारावास के साथ कम से कम उस पर 10 लाख रुपए का क्या लगाया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। राइट आंसर क्या है हमारा? डी इज द राइट आंसर। अब देखो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में संशोधित आईपीसी 1860 लिंग शब्द की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित किया हुआ है? यानी पहले क्या था कि लिंग शब्द में महिला और पुरुष शामिल थे। अब जो बीएनएस है इसमें क्या कर दिया, जो लिंग शब्द की परिभाषा थी इसकी धारा 210 में, तो बीएनएस की धारा जो 210 है इसमें लिंग शब्द की परिभाषा में किसको शामिल कर दिया? जो ट्रांसजेंडर है, जिसको हम थर्ड जेंडर भी कहते हैं, उनको इसमें शामिल कर दिया। यानी अपराध पुरुष भी कर सकता है, महिला भी कर सकते हैं, और अपराध ये भी कर सकते हैं, है ना, ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं। अपराध इनके खिलाफ भी हो सकता है, महिला के खिलाफ भी हो सकता है, पुरुष के खिलाफ भी हो सकता है। तो लिंग शब्द की परिभाषा में किसको शामिल कर दिया? ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर दिया। धारा कौन सी है? धारा 210। मैंने स्टार्टिंग में बताया था धारा 23, उसमें बालक शब्द की परिभाषा में कौन शामिल है? जिनकी उम्र 18 वर्ष से क्या है? कम है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे? ए इज द राइट आंसर। अब आगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, अब इस प्रश्न को ध्यान से देखना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के तहत मानहानि से संबंधित मामले में सजा दी जा सकती है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो मानहानि है ये आईपीसी की पहले धारा कौन सी थी? 499। अभी जो बीएनएस है उसकी कौन सी धारा में इसके बारे में लिखा हुआ है? 356 में लिखा हुआ है। और इसमें सामुदायिक सेवा को भी दंड के रूप में दिया जा सकता है। तो पहली बात कि जिसमें सामुदायिक सेवा नहीं है उसको काट दो यहां पर, ठीक है, केवल सामुदायिक सेवा नहीं है, ये भी कट हो गया। इसका सही आंसर होगा कि 2 साल तक का कारावास आपको दिया जा सकता है, या फिर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर आपको कारावास भी भेजा जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है, यानी कि दोनों, या फिर आपको सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। राइट आंसर क्या है हमारे? बी, बी इज द राइट आंसर। तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। भारतीय संहिता 2023 का निम्नलिखित में से कौन सी धारा मामूली नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य से संबंधित है? वह धारा 33। आरपीएससी ने यह प्रश्न पूछा है, तो एज इट इज आप लोग याद रखेंगे कि मामूली नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 33। उसके बाद में रिश्वतखोरी से संबंधित धारा कौन सी है? तो यह धारा 173। यानी रिश्वतखोरी के लिए जो दंड मिलता है वो कौन सी धारा में, इसके बारे में लिखा हुआ है? धारा 173 में लिखा हुआ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, देखो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बताया था, पिछले क्लास में भी ये बताया था कि हमारे पढ़ने की लिमिट है, एग्जामिनर के पूछने की कोई भी लिमिट नहीं है, वो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूरी जो बीएनएसएस की 531 धाराएं पढ़ने लग जाएंगे, बीएनएस की 358 धाराएं पढ़ने लग जाएंगे, जो बीएसए हैं उसकी 170 धाराएं पढ़ेंगे। अगर पूरी धाराएं ये पढ़ेंगे तो ये मान के चलो कि एक अधिनियम पढ़ने में हमें साल 2 साल लग जाएंगे, तो भी वो कम नहीं होगा, ना ही आपको याद होगा। तो उससे बेहतर है कि प्रश्न आने हैं 2 से 3 के आसपास।
इसका मतलब है कि हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि उन सारी चीजों पर हम फोकस ज्यादा करें जो चीजें पूछने की संभावना ज्यादा है। जिनको पूछने की संभावना न के बराबर है, लेकिन पूछ तो सकते ही है, कोई कुछ भी पूछ सकता है, इसमें कोई ये है नहीं। और आरपीएससी ने जो प्रश्न पूछे अभी 2-3, उसमें को देख करके यही लग रहा है कि वो कहीं से भी पूछ सकती है। लेकिन ये भी जरूर है कि हो सकता है कि आरपीएससी जो है उन्हीं चीजों में से पूछे जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर। तो हम वो चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिनके पूछने की संभावना काफी ज्यादा है। देखिए जैसे आपके सामने ये आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने निम्न में से किसको प्रतिस्थापित किया? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1970 को यहां पर प्रतिस्थापित किया। इसने किसको? तो इसने आईपीसी जो 1860 है उसको प्रतिस्थापित किया। उसके बाद में जो पॉक्सो एक्ट है इससे संबंधित कोई भी यहां पर रोल नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। देखो इसके संबंध में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जब आप गूगल पर जाओगे तो लिखोगे नए आपराधिक कानून एनसीईआरटी पीडीएफ, ऐसा अगर आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको एनसीईआरटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। यानी एनसीईआरटी ने भी नए आपराधिक कानूनों के संबंध में 2-3 चैप्टर लिख रखे हैं। एक चैप्टर कौन सा है? एक चैप्टर भारतीय न्याय संहिता पर है, यानी बीएनएस पर है। एक चैप्टर किस पर है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर है। एक चैप्टर किस पर है? भारतीय नागरिक सुरक्षा जो संहिता है उस पर है। उन सभी चैप्टर्स के पीछे 10-10 प्रश्न दे रखे थे, यानी 6-7 के आसपास प्रश्न दे रखे थे। मैंने वो सारे प्रश्न वहां से इसमें शामिल कर लिए। हो सकता है कि अगर एग्जामिनर एनसीईआरटी फॉलो करना चाहे तो वो एज इट इज वहां से प्रश्न ले ले, तो उन प्रश्नों को भी शामिल कर लिया और वो प्रश्न भी मैंने यहां पर शामिल किए हैं जिसके पूछने की संभावना काफी ज्यादा है। दूसरी बात की थोड़ा सा आरपीएस अगर पूछना चाहेगी तो कुछ भी पूछ लेगी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर जनरल ट्रेंड को देखें तो जब भी कोई टॉपिक किसी सिलेबस में नया ऐड होता है तो उससे प्रश्न थोड़े से तुलनात्मक रूप से हल्के पूछे जाते हैं, कि थोड़े से कम कठिन होते हैं। और हमारे पे तो लिखा हुआ है कि बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिमिनल लॉस। अब देखते हैं कि आरपीएससी कौन सी बेसिक नॉलेज हमसे पूछती है। तो यहां पर ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को को प्रतिस्थापित किसने किया? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने प्रतिस्थापित किया। अधिनियमित के बारे में पूछे तो वही डेट याद रखना सभी के लिए, 25 दिसंबर 2023। लागू के लिए पूछे तो 1 जुलाई 2024 को ये क्या हो गई? लागू हो गई। तो राइट आंसर क्या है हमारे यहां पर? बी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अनुसार 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय मामलों में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी द्वारा फोरेंसिक जांच करवाना एक दायित्व है? ये धारा कौन सी है? 176। धारा 176 ये कहती है कि ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई भी अपराध जिसमें सजा कितनी हो सकती है? तो 7 साल से अधिक का कारावास से उसको दंडित किया जा सकता है। तो ऐसे मामले में जो भार साधक अधिकारी है जिसके पास में ये जिम्मेदारी है, ऐसा पुलिस अधिकारी क्या करेगा? फोरेंसिक जो जांच है वो करवाएगा, वहां पर एक फोरेंसिक टीम को भेजेगा। ये लिखी हुई है धारा 176 में, ये सारी चीजें वहां पर लिखी हुई है। और लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए। ये कह रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने के कितने दिन की अवधि में पीड़ित को अन्वेषण की प्रगति से अवगत कराया जाएगा? यानी सिंपल सा ये पूछ रहा है कि मान लो एफआईआर जिस दिन से दर्ज हुई उस दिन से लेकर के 90 दिनों के भीतर भीतर पुलिस जो है जिसने भी रिपोर्ट यहां पर की है, जो इससे पीड़ित है, उसको ये बात अवगत करवाएगी कि हमारी जो जांच है वो कहां तक पहुंची है, यानी जांच की प्रोग्रेस क्या है। और सही पूछो तो ये जानना उसका अधिकार भी है। पीड़ित को पता तो होना चाहिए ना कि जो पुलिस है वो हमारे केस की जांच कर रही है, उसकी जांच कहां तक पहुंची, क्या क्या उसकी प्रगति है। तो इस एक्ट की जो धारा है उसमें दिन जो है वो फिक्स कर दिया है, वो कौन सा है? 90 दिन। 90 दिनों के भीतर भीतर जो है वो पुलिस अधिकारी है, उसका ये दायित्व है कि जिसने वहां पर रिपोर्ट की है या फिर जो पीड़ित है उसको 90 दिनों के भीतर भीतर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है वो 90 दिनों के भीतर क्या करेगा? उपलब्ध करवाएगा। दूसरी चीज, एक एक्ट आप लोगों ने सुना होगा पॉक्सो या फिर बलात्कार से संबंधित जो मामले होते हैं, पॉक्सो की धारा 4, 6, 8 और 10, इसके तहत अगर कोई अपराध है, दंडनीय अपराध, तो उस मामले में 60 दिन में अन्वेषण क्या किया जाएगा? पूरा किया जाएगा। ये भी आप लोग याद रखना। दूसरी बात की अगर चार्जशीट पेश कर दी गई, मानो जो चार्जशीट है वो पेश हो गई, तो चार्जशीट पेश होने के बाद में जो लंबित अनुसंधान है उसको जो है वो 90 दिनों के भीतर भीतर क्या किया जाएगा? पूरा किया जाएगा। तो चार्जशीट पेश होने के बाद में 90 दिनों के भीतर भीतर वो लंबित अनुसंधान किया जाएगा। अगर पूरा नहीं होता है तो न्यायालय की परमिशन के माध्यम से ये जो अवधि है ये बढ़ाई जा सकती है। हाँ, ये सारी चीजें अगर आप याद न भी रखें तो भी ये याद रखना कि जो पीड़ित है जिसने वहां पर एफआईआर दर्ज की है या फिर जिसने वहां पर सूचना दी है, उसको जो पुलिस का जो अधिकारी है वो अन्वेषण की प्रगति के संबंध में जो रिपोर्ट है एफआईआर दर्ज होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर भीतर क्या करेगा? उपलब्ध करवाएगा।
यहां पर राइट आंसर क्या है हमारे बी। अब देखो ये थोड़ा सा बेसिक सा प्रश्न है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 531 धाराएं हैं। अभी जो बीएनएसएस है उसमें कितनी धाराएं हैं? 531 धाराएं हैं। बीएनएसएस 2023 में सीआरपीसी की तुलना में कम धाराएं हैं, तो ये यहां पर गलत है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आईपीसी से बीएनएस हुआ, उसमें धाराएं कम हुई, लेकिन सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस आया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी धाराओं में क्या हुई? वृद्धि हुई। अब थोड़ा सा आप कंपेयर करो, एक तो है सीआरपीसी और एक है यहां पर क्या है? बीएनएसएस। ये कब की है सीआरपीसी? 1973 की, और ये कब की है? 2023 में आई। अब देखो इसमें सीआरपीसी में अगर आप लोग देखोगे तो इसके अध्याय कितने थे? 37 इसके अध्याय थे, और इसकी धाराएं कितनी थी? तो एग्जैक्ट अगर थोड़ा सा अगर आप लोग देखें तो 484 के आसपास इसकी धाराएं थी, थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद में अगर आप देखें तो बीएनएस जो है इसमें अध्याय कितने थे? तो 39 इसमें अध्याय थे, और 531 क्या है इसमें? धाराएं थी। तो अब आप देख सकते हैं कि धाराओं में कमी नहीं हुई, धाराओं में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो यहां पर पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो केवल दो यहां पर क्या है? असत्य है। राइट आंसर क्या है हमारा? बी इज द राइट आंसर। अब देखो बीएनएसएस में क्या क्या लिखा हुआ है और कौन कौन सी बातें हैं। पहली बात है कि पुलिस अधीक्षक यानी जो एसपी है या फिर उससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी एक तो एसपी या फिर उससे उच्च रैंक का जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, उसको क्या बनाया जा सकता है? विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है उसको नियुक्त किया जा सकता है। या आपसे यहां पर रैंक पूछेंगे कि एसआई रैंक को कर सकते हैं, डीवाईएसपी होना चाहिए या फिर एसपी होना चाहिए या फिर उससे ऊपर होना चाहिए, तो पुलिस अधीक्षक या उससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा है प्रत्येक जनपद या जिला और जो थाने हैं उसमें कम से कम सहायक उप निरीक्षक रैंक का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त होगा। यानी जो एएसआई होता है इस रैंक का या फिर इससे ऊपर की जो पुलिस अधिकारी जो रैंक है उसका व्यक्ति क्या होगा? पुलिस अधिकारी के रूप में क्या होगा? नियुक्त होगा। यह भी सही। किसी भी तरह के अपराधी को हथकड़ी लगाने की अनुमति नहीं होगी। अब ये यहां पर क्या सही है क्या? ये तीसरा यहां पर गलत है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिसमें आप अगर इसकी धारा देखोगे बीएनएसएस की, उसके तहत न्यायालय की अनुमति से उन मामलों में हथकड़ी लगाई जा सकती है। यानी न्यायालय की अनुमति से हथकड़ी लगाई जा सकती है। कुछ कैदी भी ऐसे होते हैं, अपराधी भी ऐसे होते हैं जो गंभीर प्रकृति का अपराध करते हैं, उसके हथकड़ी लगाना जरूरी है, लेकिन धारा 43 के तहत क्या लेनी पड़ेगी? न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन ये यहां कर रहा है किसी भी तरह के अपराधी को अनुमति नहीं होगी, तो यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। प्रश्न पूछ रहा है कितने कथन सही है? तो दो कथन यहां पर सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो राइट आंसर क्या है हमारे यहां पर? बी इज द राइट आंसर। अब देखो यहां पर कुछ अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी ने जैसे ही टॉपिक की शुरुआत होती है उसमें जो भारतीय नागरिक संहिता वाला है उसमें लिखा हुआ है इसके 4 उद्देश्य या फिर 4 स्तंभ। किन स्तंभ या फिर किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ये बीएनएसएस बनाया गया था, उसमें ये चारों चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस 2023 के आधारभूत 4 स्तंभों में शामिल तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है दंड प्रक्रिया को अधिक कठोर बनाना। यह बात एकदम सही है। मैंने आप लोगों से कहा था कि अपराधों की जो गंभीरता है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी तुलना में हमारे जो दंड जुर्माने हैं वो कठोर नहीं थे। इस वजह से नए आपराधिक कानूनों में सजा को भी वृद्धि की गई है और जो जुर्माने हैं उनको भी थोड़ा सा सख्त किया गया है। पहला इसका स्तंभ है। दूसरा ये पीड़ित केंद्रित है। ये पहली बात सही है कि अपराधी को दंड नहीं देना, अपराधी को दंड नहीं देना, ये औपनिवेशिक काल के जो कानून थे उन वो उस पर बेस्ड थे। अभी जो वर्तमान में जो नए आपराधिक कानून है उसका उद्देश्य है जो पीड़ित है उसको क्या दिलाना है? न्याय दिलाना है। तो ये पीड़ित पर केंद्रित है। विधि में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, ये भी बात सही है। और साथ ही में एक समय सीमा तय हो कि कितने समय के भीतर भीतर जो है अपराधों का निवारण किया जाएगा। लेकिन विधि प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाना ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आधारभूत जो स्तंभ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसमें शामिल नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर है 1, 3, 4 और 5। तो इसकी वजह से राइट आंसर हो गया हमारे बी इज द राइट आंसर। तो ये चारों जो स्तंभ है आप लोग याद रखेंगे, दंड प्रक्रिया को अधिक कठोर बनाना, विधि में प्रौद्योगिकी को शामिल करना, पीड़ित केंद्रित और साथ ही में अपराधों के निवारण के लिए समय सीमा तय करना, ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। राइट आंसर क्या है यहां पर? बी।
अब देखो इसमें एफआईआर को लेकर के एफआईआर तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी ने करवाई है, किसी के खिलाफ हुई होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप लोग देखना चाहे तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि एफआईआर दो तरीके से हो सकती है। एक तो एफआईआर उस जगह पर जहां पे आपके निवासी हैं या अपराध उस थाने के क्षेत्र में हुआ है जो उसके थाने के अधिकार क्षेत्र में है। अगर उसके अधिकार क्षेत्र में अपराध हुआ है वहीं पर आप क्या करवा रहे हो, कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हो, तो वो एफआईआर होती है। लेकिन अगर आपके साथ में अपराध तो हुआ है, आपका जो अधिकार क्षेत्र है थाने का वो तो कहीं और है, लेकिन अपराध आपके साथ में कहीं और हुआ है, तो जिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है उसमें ना करवा करके किसी अन्य जगह पर आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं, वो एफआईआर कैसी होती है, जीरो एफआईआर होती है। लेकिन इस एक्ट के तहत यह भी प्रावधान कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, इनके माध्यम से भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। चाहे व्हाट्सएप हटा भी दें तो भी ईमेल हो गया, कुछ पोर्टल ऐसे बने हुए हैं सरकार के, वहां पर आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। तो ये क्या पूछ रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में नागरिकों को मौखिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचार ईएफआईआर, आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, बिना उस क्षेत्र पर विचार किए जहां अपराध किया गया है एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं पर भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, यह अधिकार आपको धारा 177 के तहत मिला है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग स्टार लगा लो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 की किस धारा में गवाह या साक्षी संरक्षण योजना का प्रावधान किया गया? देखो कोई भी केस होता है, कोई भी अपराध होता है तो उसके कुछ गवाह भी होते हैं, चश्मदीद गवाह होते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि जो अपराधी होता है वो रसूख वाला होता है, काफी पावरफुल व्यक्ति होता है। तो जो भी गवाह जिन पर केस टिका हुआ है उन गवाहों की जान को खतरा होता है, क्योंकि सारा केस उन गवाहों की गवाही पर टिका हुआ है। अगर गवाहों ने गवाही दे दी तो वो व्यक्ति जेल चला जाएगा या फिर उसको सजा मिलेगी। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो गवाहों को धमकाते हैं, गवाहों को डराते हैं, कभी कभार तो हत्या जैसा मामला सामने आ जाता है कि अपहरण जैसा मामला सामने आ जाता है। तो जो किसी भी केस में जो गवाह होते हैं, जो साक्षी होते हैं, उनको भी संरक्षित किया जाना जरूरी है ताकि वो निष्पक्ष रूप से बिना डरे जो है वो केस की जो प्रक्रिया है उसमें भाग ले सके। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो सरकार है वो क्या करेगी, एक गवाह या फिर साक्षी संरक्षण योजना बनाएगी। और इससे संबंधित किस धारा में प्रावधान किया हुआ है? धारा 398 में इसके बारे में प्रावधान किया हुआ है। तरफ प्रश्न पूछे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में गवाह या फिर साक्षी संरक्षण योजना के बारे में जिक्र किया हुआ है या फिर उसके बारे में प्रावधानित है, प्रावधान किया है, तो वो धारा कौन सी है? धारा 398 यानी धारा 398। इसका राइट आंसर क्या है हमारे यहां पर? बी। अब देखो ये आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है और मैंने आप लोगों से फिर कहा था कि आरपीएससी ने भले लिख रखा है बेसिक नॉलेज ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, लेकिन वो प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती है। जैसे इसमें पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा हमारे 329, यानी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट की स्वीकार्यता का उल्लेख भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा में है? धारा 329 में लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में कानूनी जांच। पहली बात है कि जो लॉ की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो जांच होती है, एक तो वो जांच हो गई। दूसरे शब्द लिखा हुआ है पूछताछ, जो आपसे इंटरोगेट की जाती है, आपसे पूछताछ की जाती है। और साथ ही में मुकदमे की जो अन्य कार्यवाहियां हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान। यानी जो भी कानूनी प्रक्रिया है, चाहे वो जांच का मामला हो, चाहे इंटरोगेशन का मामला हो, चाहे गवाही देने का मामला हो, जो भी कानूनी प्रक्रिया किसी भी केस में फॉलो की जाती है, उन सभी केस में इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके माध्यम से उसको आयोजित किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहीं पर दूर है तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसकी गवाही ली जा सकती है। कहीं पर अगर आप तलाशी लेने गए हो तो वहां पर आप वीडियोग्राफी के माध्यम से वीडियो वहां पर बना सकते हो। कोई डिजिटल एविडेंस है उसको वहां पर शामिल किया जा सकता है, डिजिटल माध्यम से आपसे पूछताछ की जा सकती है। तो ये सारी चीजें शामिल की गई और ये धारा कौन सी है? धारा 530। और धारा 398 किससे संबंधित है? साक्षी संरक्षण योजना से संबंधित है। ठीक है ना? तो धारा 530 इसका संबंध किससे है कि जो भी कानून की जांच है, पूछताछ है, मुकदमे हैं, उनकी सारी कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयोजित की जा सकती हैं, डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा सकती हैं। इससे संबंधित धारा कौन सी है? धारा 530। अब देखो यहां पर यह प्रश्न थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ये लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में कोई भी निजी व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसके सामने गैर जमानती है, यानी ऐसा ऐसा अपराध जो थोड़ा सा गंभीर प्रकृति का है, संज्ञेय अपराध है, थोड़ा सा गंभीर प्रकृति का है,
वो कर रहा हो, संबंधित धारा कौन सी है। इसमें जो ये धारा है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, धारा कौन सी है, धारा 40। धारा 40 ये कहती है कि कोई भी निजी व्यक्ति, यानी वो पुलिस वाला नहीं भी हो, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, यदि उसके सामने कोई भी दूसरा व्यक्ति संज्ञेय या फिर गैर जमानती अपराध कर रहा है, मान लो किसी की हत्या कर रहा हो, किसी के साथ में जो दुर्व्यवहार कर रहा हो, इस तरह का कोई भी अपराध जो गंभीर प्रकृति की श्रेणी में आता है, कोई भी निजी व्यक्ति भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन 6 घंटे के भीतर भीतर उसको क्या करना पड़ेगा, पुलिस को उसको सौंपना पड़ेगा, यानी पुलिस को उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो कोई निजी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है अगर वो उसके सामने संज्ञेय या फिर गैर जमानती अपराध कर रहा है, तो लेकिन उसको 6 घंटे के भीतर भीतर पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, पुलिस को सौंपना पड़ेगा। धारा कौन सी है, धारा 40। 84 ये कहते हैं भगोड़े, यानी उद्घोषित अपराधी। आप लोगों ने सुना होगा ना कि ये तो घोषित अपराधी है। तो उद्घोषित अपराधी के बारे में कौन सी धारा में लिखा हुआ है, 84(4) में। 84(4) ये कहती है कि कोई भी ऐसा भगोड़ा व्यक्ति जिसको 10 साल से अधिक का कोई भी जुर्म में वो कहीं पर भागा हुआ है, 10 साल से अधिक, 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास या मृत्युदंड जैसी कोई सजा मिली हुई है, और वो भगोड़ा है, यानी वो भाग चुका है, तो ऐसे मामले में धारा 84(4) के तहत उसको उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है। इससे संबंधित धारा कौन सी है, 84(4). लेकिन हमसे ये क्या पूछ रहा है कि कोई निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है क्या, तो उससे संबंधित धारा कौन सी है, 40। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत समन यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भी जारी किया जा सकता है। संबंधित धारा कौन सी है, तो धारा है 100 यानी कि 63। तो BNSS की धारा 63 के तहत जो कोर्ट समन जारी करता है, देखो समन जारी करने का मतलब है कि मान लो कोई न्यायालय है, न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को बुलाना है किसी भी वजह से, चाहे गवाही के मामले में, किसी भी चीज की पुष्टि करने के मामले में, तो न्यायालय क्या करता है, एक समन जारी करता है। समन एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जिसमें न्यायालय किसी व्यक्ति को अपने पास में बुला सकता है, चाहे गवाही के मामले में या किसी और के मामले में। अगर समन का उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। तो ये समन एक न्यायालय का ऑफिशियल ऑर्डर होता है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपने पास में बुलाया जा सकता है। अब लिख दिया गया है कि यह इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भी भेजा जा सकता है, यानी कोर्ट की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उसको वहां पर भेजा जा सकता है, क्या, समन भेजा जा सकता है। यहां पर धारा कौन सी है इसके संबंध में, धारा 63। अब देखो BNSS के तहत FIR इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा भी दी जा सकती है, लेकिन ऐसी इत्तिला सूचनाकर्ता के द्वारा कितने दिनों के भीतर हस्ताक्षरित करनी आवश्यक है। ये सारी बातें बहुत अच्छे से मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी, फिर मैं कह रहा हूं अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो क्लास देखो, उसको देखने के बाद में ये प्रश्न आप लोगों को चुटकियों में सोल्व कर दोगे, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं होंगे। ये सिंपल सा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो आपके खिलाफ कोई भी अपराध हुआ है, अगर आप उसकी FIR करवाते हैं, लेकिन अगर आपने FIR इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करवाई है, यानी किसी डिजिटल माध्यम से आपने FIR दर्ज करवाई है, तो अगर आपने ये FIR दर्ज करवाई है तो उस FIR दर्ज होने के 3 दिनों के भीतर भीतर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, हस्ताक्षरित करना पड़ेगा। यानी आपने FIR तो दर्ज करवा दी, लेकिन वो दर्ज हो गई तो उसके 3 दिनों के भीतर भीतर आपको उसको उस पर क्या करने पड़ेंगे, हस्ताक्षरित उसको करना पड़ेगा। ये सब बातें कहां पर लिखी हुई है, जो धारा 173 है उसमें लिखा हुआ है कि FIR यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा भी दी जा सकती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है, लेकिन ऐसी इत्तिला यानी ऐसी जो सूचना है, सूचनाकर्ता के द्वारा कितने दिनों के भीतर हस्ताक्षरित करनी आवश्यक है, तो 3 दिनों के भीतर भीतर उसको हस्ताक्षर करना उसको उस पर क्या है, आवश्यक है। यहां पर राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर, है ना। तो पहले हमने जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, उसके बारे में देख लिया। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके बारे में हमने अच्छा खासा यहां पर चीजें देख ली, और पूरा जो टॉपिक है वो मैंने पहले क्लास में पढ़ा भी रखा है। साथ ही में इस प्रश्नों के माध्यम से भी आपको आइडिया लग गया होगा कि किस किस तरह के प्रश्न यहां पर पूछ सकते हैं। अब देखो, अगर आपको RS की तैयारी कर रहे हैं और RS का एग्जाम भर्ती आपको पता ही है अनाउंस लगभग होने वाली है, और उसका प्री का जो एग्जाम है वो भी जल्दी होने वाला है, तो उसी की तैयारी के लिए क्वालिटी एजुकेशन का जो ऐप है उस पर एक टेस्ट सीरीज चल रही है RS प्री की। तो वो टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं की है, अगर आप लोगों का सपना RS बनने का है तो ज्वाइन जाकर जरूर करें। इसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 12 टॉपिक वाइज होंगे, 8 जो है वो फुल लेंथ होंगे, और अगर आप इसमें GS21 कूपन कोड यूज करोगे
तो इसमें जो भी प्राइस होगी उसमें 21% का आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता ही है कि क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज कितनी बेहतरीन होती है कि राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आरएस हो, एसआई हो, पटवारी में कई सारे स्टूडेंट्स मुझे मिले जो ये कह रहे हैं कि मैंने क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज दी थी, उससे काफी हमारा फायदा भी हुआ। तो आरएस वाले भी मिलते हैं, वो भी कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज बहुत शानदार है, लेवल उसका बहुत शानदार है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप टेस्ट सीरीज परचेज करें। थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए तो ये GS20 कूपन कोड आप वहां पर यूज कर लेना। टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चलेगी, साथ ही में आपको रियल एग्जाम जैसी फीलिंग भी आएगी फुल रेंज टेस्ट के साथ में। तो बस ये कूपन कोड GS21 यूज करें और इसको आप परचेज कर सकते हैं। अब देखो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को आपातकालीन स्थिति में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? अब देखो, पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे। आपने देखा होगा कि जब भी आसपास कोई भी सांप्रदायिक कोई दंगे हो जाते हैं, यानी मान लो कि जातीय हिंसा हो जाती है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, कोई भी ऐसा जो माध्यम है जिसमें लोग इकट्ठे हुए, तो उससे क्या होगा? पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। जैसे कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने, सरकार ने वहां पर रोक लगा दी थी कि यहां पर लोग इकट्ठे नहीं होंगे। उसके लिए क्या किया जाता है? तो उसके लिए एक धारा अप्लाई की जाती थी, धारा 144। आप लोगों को पता होगा, बार बार आप लोगों ने सुना होगा इस एरिया में धारा 144 लगी है। धारा 144 सरकार ने यहां पर अप्लाई कर दी, यहां पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन अब वो धारा 144 नहीं रही है। नए कानून के तहत वो धारा क्या है? 163। तो अब सीआरपीसी की धारा 144 नहीं लगेगी, क्या लगेगी? धारा 163। यानी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब हैं, उसने अमुक अमुक क्षेत्र में क्या लगा दी? धारा 163 लगा रखी है, ठीक है ना। तो ये 144 को आप लोग यहां पर भूल जाओ, ये याद रखो, बीएनएस की धारा 163। अब आ गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट आ गया। मैंने आप लोगों से कहा था कि दो विधि थी, एक तो थी मूल विधि जिसमें हमने आईपीसी, और अभी नया कानून का क्या है? बीएनएस। एक है प्रक्रियात्मक विधि जिसमें दो तरीके के कानून थे, एक तो बीएनएसएस जिसमें पूरी प्रक्रिया दी हुई थी, और एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जिसे बीएसए 2023 हम कहते हैं। अब ये जो दोनों कानून हैं, इसमें जो बीएनएसएस है उसके बारे में हमने सारी चीजें देख ली। अब हम बात करते हैं बीएसए के बारे में जो यहां पर दिया हुआ है। पहले ध्यान से पढ़ना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में सही कथन कौन सा है। पहला विकल्प, ये ऑप्शन क्या है कि यह अधिनियम पूर्व में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर लाया गया। अभी मैंने कम से कम 5 बार आपको बताया हुआ है कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, वो 1872 का था। नए जो आपराधिक कानून है उसमें जो नया एक्ट है, उस एक्ट का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो पहले तो क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट यानी आईईए, और अब क्या हो गया? बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से। तो ये पहले यह था, पहला स्टेटमेंट यहां पर एकदम सही है। इस अधिनियम में 168 धाराएं हैं, ध्यान से देखना, ऊपर लिखा हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में, और ये कह रहा है इस अधिनियम में 168 धाराएं हैं, तो ये यहां पर गलत है। ये 167 धाराएं किसमें थी? इंडियन एविडेंस एक्ट में थी। बीएसए जो है इसमें धाराएं कितनी हैं? 170 धाराएं हैं, यानी 3 जो है वो नई धाराएं यहां पर जोड़ी गई। तो इसमें धाराएं कौन सी? 170। 2 यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद में तीसरा है कि इस अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को प्रदान की जाती है, तो यहां पर सही। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि टेक्नोलॉजी का क्या करना है? समावेश करना है। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी रिकॉर्ड है, उसको भी क्या किया गया है? इसमें स्वीकार्यता प्रदान की जाती है। पहली बात सही कौन सा है? तो 1 और 3 यहां पर सही है, ए ऑप्शन इज द राइट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में दस्तावेजों को परिभाषित किया हुआ है? 2 चीजें याद रखना, एक तो है दस्तावेज, एक है साक्ष्य। तो साक्ष्य परिभाषित है 2 में, और साक्ष्य कौन सा है? एक तो मौखिक होता है और एक होता है दस्तावेजी साक्ष्य। और उसके बाद में जो 2 ग है, इसमें दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और जो डिजिटल है इसको भी शामिल कर दिया। जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस है, जो अभिलेख हैं, उनको भी क्या कर लिया? इसमें शामिल कर लिया। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दस्तावेजों को परिभाषित किया हुआ है? तो धारा 2 ग में किया हुआ है। किसको शामिल किया हमने? तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया। साक्ष्य कहां पर परिभाषित है? तो साक्ष्य परिभाषित है 2 के
न में जो परिभाषित ड वाला बना हुआ है इसमें परिभाषित है। और किस किस तरह के साक्ष्य होते हैं, एक तो होता है मौखिक और एक होता है दस्तावेजी। मौखिक साक्ष्य वो साक्ष्य होते हैं जिनको साबित करने के लिए गवाहों की आवश्यकता होती है, कोर्ट में गवाह पेश किए जाते हैं, और दस्तावेजी साक्ष्य में हमें दस्तावेज वहां पर प्रस्तुत करने होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि दस्तावेज की परिभाषा कहां पर है, तो 2 घ जो है उसमें दस्तावेज की परिभाषा दी हुई है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ो आप, क्या पूछ रहा है देखिए। ये प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य के बारे में बात करता है। अब देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्राथमिक साक्ष्य व द्वितीय साक्ष्य को क्रमशः किन धाराओं में परिभाषित किया हुआ है। देखो, आपने सुना भी होगा, अगर आप लोगों ने सीआईडी वगैरह देखी होगी या फिर कोई फिल्में वगैरह देखी होगी इन्वेस्टिगेशन वाली, तो उसमें आता है कि ये प्राइमरी एविडेंस है, ये एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस है। तो ये जो प्राइमरी एविडेंस है यानी प्राथमिक एविडेंस है, सेकेंडरी यानी द्वितीयक एविडेंस है, इनको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में परिभाषित किया हुआ है, तो धारा 57 और धारा 58 में। तो धारा 57 किसके बारे में है, प्राथमिक साक्ष्य के बारे में, और धारा 58 किसके बारे में है, ये बारे में है द्वितीयक साक्ष्य के बारे में। ठीक है ना, तो ये दोनों याद रखना। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है, द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में असत्य कथन कौन सा है। अब यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखना। इसमें आपको ये मिलेगा कि कौन से शब्द हमने हटाए, कौन से शब्दों को हमने रिप्लेस किया, कौन से शब्द की जगह हमने दूसरा शब्द ऐड किया। जैसे आपके सामने पहला विकल्प है कि इसमें द्वितीयक साक्ष्य के दायरे को विस्तार किया गया, यानी जो सेकेंडरी एविडेंस है इसके दायरे को हमने बढ़ाया, उसमें और सारी चीजें भी हमने इसमें शामिल की। इसमें औपनिवेशिक काल के शब्द जैसे यूनाइटेड किंगडम में, अब इसका क्या सेंस आ गया, आप खुद कॉमन सेंस से ये बताओ कि यूनाइटेड किंगडम जैसे शब्दावली का उल्लेख हमारे कानूनों में है, इसका सेंस क्या रहा। हालांकि ये अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, उस समय इनका सेंस था, आज के समय में इनका सेंस नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम जैसे शब्दावली को वहां पर फ्री कर दिया, यानी यूनाइटेड किंगडम की संसद फ्री। लंदन गजट इसको भी फ्री कर दिया। हर मेजेस्टी इसको भी यहां पर हटा दिया है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों को हटा दिया, ये भी यहां पर सही है। तीसरा ये वकील, बैरिस्टर, प्लीडर, देखो एडवोकेट जो है वो नाम रखा गया, बाकी वकील शब्द को भी हटा दिया, बैरिस्टर को भी हटा दिया, प्लीडर को हटा दिया। तो बाहर से साक्ष्य अधिनियम में जहां जहां पर पहले वकील, प्लीडर, बैरिस्टर शब्द लिखे हुए थे, उनको हटा करके एक ही शब्द जोड़ा है, वो शब्द कौन सा है, एडवोकेट। यहां पर लिखा हुआ है पागल, यानी ल्यूनेटिक जैसे शब्दों की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये यहां पर गलत है, और यही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। पागल जैसे शब्दों की जगह अस्वस्थ व्यक्ति, ये शामिल किया गया। यानी देखो कोई भी व्यक्ति ऐसा है अगर वो मानसिक रूप से वह स्वस्थ नहीं है, देखो पागल क्या होता है, पागल हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। लेकिन उनकी जो शब्द हैं उनको थोड़ा सा ठीक किया जाए, वो बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगे और थोड़ी सी गरिमा भी बनी रहे, इस वजह से जो पागल शब्द था उसको तो वहां से फिनिश कर दिया और उसकी जगह एक शब्द शामिल किया। वो शब्द कौन सा है, अस्वस्थ व्यक्ति, यानी वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो यहां पर ये क्या है, डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, और यहां पर लिखा हुआ है कि पागल की जगह हमने दिव्यांग शब्द काम में लिया। दिव्यांग अलग शब्द है, वो शारीरिक अक्षमता के बारे में बात करता है, जबकि हमने पागल की जगह कौन सा शब्द काम में लिया, अस्वस्थ व्यक्ति काम में लिया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, डी इज द राइट आंसर। अब ये आ गया जो दस्तावेजों के बारे में, तो ये तो 1 सेकंड में आप लोग कर सकते हो। मैंने आप लोगों से कहा था कि दस्तावेज की परिभाषा कहां पर है, धारा 2 घ में है। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 घ में साक्ष्य की परिभाषा है, ये गलत हो गया। साक्ष्य की परिभाषा किसकी है, दस्तावेज की परिभाषा है, किसमें, 2 घ में। हालांकि ये बात यहां पर एकदम सही है कि साक्ष्य की मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का वर्णन है, लेकिन ये 2 घ में नहीं है, ये कहां पर है, 2 की धारा इसमें है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 घ में दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख सम्मिलित हैं, ये बात यहां पर एकदम सही है, लेकिन धारा कौन सी है, धारा 2। यानी सिंपल सा ये मान के चलो कि जो धारा 2 न जो लिखी हुई है ये ऊपर होनी चाहिए थी, धारा 2 घ क्या होनी चाहिए थी, नीचे होनी चाहिए थी। असत्य कथन कौन सा है, दोनों ही क्या है यहां पर असत्य है। राइट आंसर क्या है हमारा, सी। अब ये कुछ धाराएं भी दे रखी है, जैसे मैंने आपको बीएनएस में बताया था कुछ धाराओं के बारे में, सुमेलित करने के बारे में कि मॉब लिचिंग कौन सी धाराओं में, सारी चीजें बताई थी। अब ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसकी भी कुछ धाराएं हैं, जैसे मान लो धारा 55 है,
धारा 55 ये कहती है कि मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना, इससे संबंधित धारा कौन सी है? धारा 55। दस्तावेजों की अंतर वस्तु का सबूत होना, धारा 56 में लिखा हुआ है। 61 इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख का साक्ष्य के रूप में प्रभाव, ये लिखा हुआ है 61 में, और 63 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको 2 स्टार लगा लो। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 में इसके बारे में उल्लेख किया हुआ है। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? 4 3 2 1 डी इज द राइट आंसर। ये चारों धाराएं और चारों धाराओं से संबंधित जो प्रावधान है वो आप लोगों को याद रखने हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन है, इनकी पीडीएफ मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसका भी मैं आपको यहां पर एकदम क्लियर कर दूं कि इसकी पीडीएफ भी आने वाले 1-2 दिन में ही आप लोगों के साथ में शेयर कर दी जाएगी, जहां पर आप इस प्रश्नों को भी देख सकते हो। और जो पीडीएफ आपको मिल चुकी है, जो इसकी थियरी से संबंधित पीडीएफ थी, वह भी आप लोग साथ में देखना। और दोनों पीडीएफ को आपको पढ़ोगे तो ये मान के चलो कि ये टॉपिक लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो एक टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा था महिला बाल अपराध के बारे में, मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास उसके संबंध में, जिस तरह हमने नए आपराधिक कानून की एमसीक्यू क्लास लेकर के आए, तो वही क्लास में हम बाल अपराध के लिए भी लेकर के आएंगे। तो दोनों क्लास, एक तो थियरी वाली, दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये जो क्लास है इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आने वाली जो भी क्लासेस है मेरी, उन सारी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको उसे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। साक्ष्य प्रक्रमण में प्रौद्योगिकी और डिजिटल साधन में समाहित तत्व हैं। जैसे हम बार बार कह रहे हैं ना कि हम टेक्नोलॉजी को शामिल करेंगे, जो डिजिटल एविडेंस है उनको मान्यता देंगे। तो डिजिटल एविडेंस में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? देखो, एक तो ईमेल शामिल होती है। ईमेल में अगर कोई भी प्रूफ है तो उसको एविडेंस के रूप में हम काम में ले सकते हैं। सर्वर पर कोई है, ये भी ले सकते हैं। वेबसाइट पर ले सकते हैं। डिजिटल डिवाइस में कोई संग्रहित है, उसको भी ले सकते हैं। इसका मतलब डी, उपयुक्त सभी। अब देखो, प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है, ये इस प्रश्न के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। पहले 2 बातें दिमाग में घूम जानी चाहिए। एक तो ये कि प्राथमिक साक्ष्य को कहां उल्लेख कहां पर है? धारा 57 में। द्वितीयक साक्ष्य का उल्लेख कहां पर है? धारा 58 में। तो प्राथमिक साक्ष्य का वर्णन धारा 57 में किया हुआ है। पहली बात यहां पर एकदम सही है। प्राथमिक साक्ष्य से तात्पर्य है मूल दस्तावेज या मूल डिजिटल रिकॉर्ड से है। यानी जो डिजिटल रिकॉर्ड मूल होता है, मेन होता है, वो रिकॉर्ड कैसा होता है? प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। यानी प्राथमिक दस्तावेज उसको मानेंगे जो मूल डॉक्यूमेंट है। मूल डॉक्यूमेंट को क्या मानेंगे हम? प्राइमरी डॉक्यूमेंट मानेंगे। लेकिन अगर मूल डॉक्यूमेंट से ही कोई कलाकारी करके यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से एक अलग प्रति तैयार की गई है, अलग कॉपी तैयार की गई है, उसको तुलना करने के लिए एक अलग कॉपी हमने बनाई है, तो वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है, वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो क्या है? सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। यहां पर लिखा हुआ है कि मूल से बनाई गई या फिर तुलना की गई प्रतियां भी इसमें शामिल होती हैं, तो यहां पर गलत है। ये किसमें शामिल होती है? ये द्वितीयक जो है, द्वितीयक जो साक्ष्य है, सेकंड एविडेंस है, उसमें शामिल होती हैं। तो ये यहां पर गलत हो गया। राइट आंसर क्या है? 1 व 2। असत्य कथन पूछ रहा है तो यहां पर क्या है? बी। देखो, यहां पर याद रखना, अभी मेरे से भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती अगर मैंने थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा होता। असत्य कथन पूछ रहा है तो पहला और दूसरा सही है। अगर आपके दिमाग में आया कि ये सही पूछ रहा है तो आप एक को टिक कर दोगे, और सही आते हुए आपके प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना कि पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है असत्य कथन है, तो यहां पर केवल 3 क्या है? असत्य है। तो प्राथमिक एविडेंस क्या है? तो वो मूल डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अगर कोई उसकी कॉपी तैयार कर रहे हैं, उसको किसी अन्य प्रति में उसकी तुलना कर रहे हैं, तो ऐसी कॉपीज क्या होती हैं? सेकेंडरी एविडेंस होती हैं। ठीक है ना? तो यहां पर इसको याद रखना भी। उसके बाद में आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार, ठीक है, सही है ना, द्वितीय साक्ष्य का वर्णन 58 में है। ये बात यहां पर एकदम सही है। मूल प्रति से यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनाई गई प्रतियां द्वितीय एविडेंस शामिल होती है। ये बात भी सही है। द्वितीय साक्ष्य का उपयोग तब किया जाता है जब प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। ये भी बात यहां पर सही है। तीनों ही कथन यहां पर क्या है? राइट है। तो मूल जो प्रति है, मूल जो डॉक्यूमेंट है, उसके यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अगर हम कॉपी बना रहे हैं तो वो कॉपी क्या होती है? सेकेंड एविडेंस होती है। उसके अलावा यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि जब मूल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तो जो उसकी जो कॉपी है उसको हम किसके में क्या करेंगे? मान्य करेंगे। तो द्वितीयक साक्ष्य का उपयोग तब किया जाता है जब प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। तो तीनों ही कथन यहां पर क्या है? एकदम सही है। अब देखो, ये जो मैंने कहा था ना कि एनसीईआरटी में कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इनको डायरेक्ट आपको टिक करके आगे बढ़ना है। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हालांकि इससे संबंधित सारी बातें हमने पहले क्लास में कर रखी है। पहली बात की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक विकास तो है नहीं, शिक्षा में सुधार करना इसका नहीं है, बुनियादी संरचना का विकास ये नहीं है, इसका विकास है व्यक्तियों को सुरक्षा और उनके क्या करना? रक्षा को बढ़ाना। तो बी यहां पर क्या है? सही है। ये एनसीईआरटी के नॉर्मल से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना।
कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के क्रियान्वयन के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है? तो विधि और न्याय मंत्रालय जो है इसमें क्या है, जिम्मेदारी है, ये याद रखना। उसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, यानी बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के आरोपी को अधिकतम कितनी अवधि तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है? तो 24 घंटे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ना कि 24 घंटे के भीतर पुलिस के सामने, जज के सामने पेश करना होगा। तो 24 घंटे तक जो है बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के पुलिस अपनी हिरासत में किसी भी व्यक्ति को रख सकती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? तो कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है। जरूरी नहीं कि पुलिस अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी हो, आरोपी हो, कोई भी व्यक्ति इसके तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस कानून के स्थान पर लाया गया? मैंने आपको कहा था सीआरपीसी 1973 के स्थान पर लाया गया। समन क्या होता है? तो मैंने आप लोगों से कहा था कि एक समन एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जिसमें न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने का आदेश देता है। तो न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश क्या है? समन है। किसे भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया? तो बीएनएस जो है उसने किसको प्रतिस्थापित किया? तो जो आईपीसी है उसको प्रतिस्थापित किया। यहां पर एकदम से ये बहुत आसान से प्रश्न है, इसके जवाब आप लोग दे सकते हैं। बीएनएस कब अधिनियमित हुआ? तो 25 दिसंबर 2023 को हुआ। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2024 को ये क्या हो गया? लागू हो गया। उसके बाद में आईपीसी का मसौदा किसने तैयार किया? इसका जो ड्राफ्ट है वो किसने तैयार किया? तो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। आपको पता होगा मैकॉले का काफी इंपॉर्टेंट रोल है आईपीसी इनमें एक्ट में बनाने में। तो जो मैकॉले है उसी ने क्या किया था? आईपीसी का जो पूरा जो ड्राफ्ट था वो तैयार किया था। आईपीसी की धारा 124 से हमने बात की थी, इसका संबंध राजद्रोह से था। इसकी जगह पर बीएनएस की जो धारा है 152 आ चुकी है, लेकिन इसको क्या कर दिया? यहां पर समाप्त कर दिया। इसका संबंध किससे है? राजद्रोह से है। मानहानि से संबंधित कौन सा था पहले? तो वर्तमान में जो धारा है वो कौन सी है? 356। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? राजद्रोह। निम्न में से कौन सा एक संगठित अपराध है? तो बलात्कार संगठित अपराध नहीं है, आतंकवाद भी नहीं है, मानहानि भी नहीं है। मानव की तस्करी करना, मानव की खरीद फरोख्त करना, ये क्या है? एक संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। और संगठित अपराध को कहां पर परिभाषित किया हुआ है? तो धारा 111 में यहां पर परिभाषित है, ये याद रखना। साक्ष्य कानून में विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो विदेशी कानून, विज्ञान, कला या फिर जो अन्य क्षेत्रों में दक्ष व्यक्ति हैं उसको क्या माना जाएगा? साक्ष्य कानून में विशेषज्ञ माना जाएगा। देखो भारतीय साक्ष्य कानून में कहीं जगह लिखा होगा कि विशेषज्ञ की राय से। तो वे जो विशेषज्ञ है वो किसको मानेंगे? तो एक तो वो व्यक्ति जिसे विदेशी कानून का अच्छा खासा जानकार होगा। दूसरी बात, उसको साइंस की अच्छी नॉलेज होगी, आर्ट और जो अन्य फील्ड है अगर वो उनमें एक्सपर्ट है तो उसको क्या मानेंगे? हम विशेषज्ञ मानेंगे। यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? सी। अन्य संगत तथ्यों के लिए, कोई भी संगत तथ्य हैं उनके लिए गवाह की गवाही किस प्रकार का साक्ष्य है जिससे मुद्दे में तथ्य का अनुमान लगाया जा सकता है? अगर कोई भी मैटर चल रहा है उसमें अगर आपको तथ्य का अनुमान लगाना है तो वो किस तरह का साक्ष्य इसमें शामिल होता है? परिस्थिति के हिसाब से साक्ष्य इसमें शामिल होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसने इसको क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। साक्ष्य कानून में द्वितीयक साक्ष्य शब्द का क्या अर्थ है? तो प्राथमिक साक्ष्य जितना विश्वसनीय नहीं होने वाला, प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में इस्तेमाल किया गया साक्ष्य। मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी प्राथमिक जो प्राइमरी एविडेंस है अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उसकी कोई भी कॉपीज हैं, कोई सेकेंडरी एविडेंस है, उसको हम क्या करेंगे? मान्य करेंगे, उसको मान्यता देंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में इस्तेमाल किया गया साक्ष्य क्या होता है? द्वितीयक साक्ष्य कहा जाता है उसको। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्राथमिक साक्ष्य के दायरे को विस्तार कैसे किया जाता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो रिकॉर्ड है इसको भी इसमें शामिल कर लिया। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल करके जो साक्ष्य का दायरा है उसको क्या कर दिया? विस्तृत कर दिया। ठीक है ना? तो ये सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, बहुत सिंपल से प्रश्न हैं। इन सभी के बारे में मैंने कंप्लीट आप लोगों को पहले डिस्कस कर ही रखा है, तो वो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा आपके नजर में रहना चाहिए कि एनसीईआरटी में जो प्रश्न दे रखे हैं, जो हमारी जो मूल किताबें हैं, जो ऑथेंटिक किताबें हैं, उनमें जो प्रश्न दे रखा है वो हमारे यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। ठीक है? तो ये ऐसा एमसीक्यू बेच है, इसको आप जब भी परचेज करें GS21 कोड का इस्तेमाल कर लेना, आपको इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। लगभग सारे सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और सबकी जो पीडीएफ है
वो भी ऑलमोस्ट आपको उपलब्ध हो चुके हैं। तो जो भी इसमें शामिल नहीं है, अगर वो इन 20 से 25 दिनों में बहुत बेहतरीन रिवीजन पूरे सिलेबस का करना चाहते हैं, बहुत फास्ट तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐसा एमसीक्यू बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारी जो भी चीजें हैं, ये सारी जो जितनी भी क्लासेस यहाँ पर हो रही है, ये सारी आपको क्वालिटी एजुकेशन का जो आरएस का जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पर इसकी सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास लेकर के आऊंगा एमसीक्यू वाली, तो वो प्रॉमिस हमारा कंप्लीट हो गया। एक प्रॉमिस मैं और करके जा रहा हूं आपको कि महिला बाल अपराध को लेकर के भी आप लोगों की डिमांड थी कि इसकी भी एमसीक्यू क्लास होनी चाहिए, तो जल्दी ही आपके सामने उसकी एमसीक्यू भी क्लास भी मिलेगी। साथ ही मैं एक क्लास और मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा, वो है कि आरपीएससी ने 2025 में राजस्थान पॉलिटी में कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों को हम डिटेल में यहां पर सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक यही फ्री होता है, और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि आप लोगों को क्लास कैसे लगी और आप लोगों के कितने प्रश्न यहां पर सही हुए। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।